हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजेदार होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने पाठशाला के टीचर के सामने ऑफलाइन का फील ले लेके पढ़ाई करने को। ठीक है, लेकिन आज आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है और आज आपके लिए एक रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आया हूं मैं, जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिया गया है। तो बच्चों, आज पहला रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर मस्त मजा आएगा। और आप लोगों को तो पता ही है, फिजिक्स का मतलब ही है मजा मजा मजा। तो बच्चा लोग, आज मैं छोटा ही लेक्चर रिकॉर्डेड दूंगा। अगर आप लोग एंजॉय करे होंगे तो नेक्स्ट हम कभी भी रिकॉर्डेड तो दे ही सकते हैं। पाठशाला में थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, लेकिन हम ये काम तो कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो आज कैसा लगेगा वो बताइएगा। तो मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं पाठशाला के एक रिकॉर्डेड लेक्चर में बच्चा लोग। तो लेक्चर नंबर 1 आज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मैंने लिखा है, लेकिन साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी लेक्चर स्टार्ट तो करूंगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लेकिन सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे होंगे जो ऑल्टरनेटिंग करंट का लास्ट क्लास में किया था, उसके बाद ये पढ़ेंगे। और ईएम वेव में जब आपके सामने आऊंगा, क्योंकि उसमें हाथ वाथ घुमाने का है ना, तो कुछ पॉइंटिंग वेक्टर्स वगैरह तो वो लाइव क्लास में अपन करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं अपना बहुत ही एक बढ़िया सा लेक्चर एसी से स्टार्ट होता हुआ। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ये पार्ट 1 होगा। जनरली हम 3 पार्ट में इसे कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करेंगे, अच्छे से करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी कुछ लास्ट क्लास का छुटा हुआ चीज है एसी का, तो उसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था सीरीज एलसीआर सर्किट। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट करते हुए बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से आप अगर कोई भी इंडक्टिव सर्किट लेते हो, कैपेसिटिव सर्किट लेते हो और रेसिस्टिव सर्किट लेते हो, तो किस तरीके से करंट और वोल्टेज में फेज का चेंज आता है। तो सपोज कीजिए ये आपने एक ले लिया इंडक्टर, है ना, एल। अब इंडक्टर का कुछ एसी के साथ रेसिस्टेंस होता है, ध्यान से सुनते चलना जो बोल रहा हूं। इंडक्टर का कुछ एसी के साथ क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। अगर कोई भी एसी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाते हैं, तो ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर का एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, एक्ससी। क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से बताओ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाँ सर, रिएक्टेंस। और ये जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ओ भाई सॉरी माय बैड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं लिख के इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखना चाहिए मुझे, और एक्ससी नहीं लिख के एक्सएल लिखना चाहिए, क्योंकि मैं तो एल लिख रहा हूं ना। हाँ सर, ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो सर, अगर कोई भी इंडक्टर है और एसी लगा हुआ है तो इसके पास एक रेसिस्टेंस होता है, जिसका नाम इस चैप्टर में अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और उसका वैल्यू ओमेगा इंटू एल से निकलता है। ओमेगा कहां से मिलता है, जो यहाँ क्वेश्चन में दिया रहता है, और एल क्या होता है, इंडक्टेंस। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चीज निकलेगा इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। तो ये क्या होगा, ओम में होगा। ये चीज बच्चा लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तुम्हारा कैपेसिटर में बेटा, तो कैपेसिटर में भी बिल्कुल होता है एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और रेसिस्टेंस में तो रेसिस्टेंस होता ही है। मतलब मैं चाहता क्या हूं कि ये जो इंडक्टर है, ये जो कैपेसिटर है, उसको रेसिस्टर की तरह बिहेव करवाना, मकसद मेरा ये है। क्या क्या मकसद है हमारा, कि रेसिस्टर की तरह बिहेव करवाना बच्चा लोग। तो रेसिस्टर के बारे में तो आप लोगों को पता ही है सर, इसका तो रेसिस्टेंस ही होता है आर। हाँ, लेकिन यहां पे भी अगर ये कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये किसके बराबर होगा, 1/ओमेगा सी के बराबर होगा। यस सर, यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं। तो ये इसका जब आपको कैपेसिटर निकालना है, इस कैपेसिटर का अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, जिसका कि नाम हम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका वैल्यू क्या लिखते हैं, 1/ओमेगा सी लिखते हैं। सर कोई दिक्कत की बात आप लोगों को नहीं आई यहां तक। अब इसमें जो इंडक्टर लगाया, इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट क्या होगा, वो जानने की आवश्यकता है। जब इंडक्टर लगाया तब जो करंट होता है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एल। ये क्या है, देखो, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ही तो है, क्योंकि एक्सएल क्या है, ये एक तरीके का इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, ऐसा समझो, जिसको कि हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं। हाँ सर, ये चीज समझ में आ गया हमें कि ये ई नॉट बाय एल का मतलब एक्चुअल में करंट ही तो है,
किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये करंट रेसिस्टर की तरह नहीं होता। जैसे रेसिस्टर में तुम लगा देते हो सीधा, ये सेम फेज में होता है। सेम फेज का मतलब रेसिस्टर में अगर करंट निकालो तो वो ई नोट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी आता है। हाँ सर, इसका मतलब क्या है, ये ओमेगा टी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखना, अगर ये एंगल को ही मैंने रेफरेंस मान लिया, ओमेगा टी को ही रेफरेंस मान लिया, तो इधर है एंगल। एंगल का फेजर बनता है हमेशा, जैसे बताया था किसमें, एसएचएम में, है ना। एंगल का फेजर बनता है, तो ये एंगल जो है वो क्या है, फेज है। ये फेज कितना मान लिया, ओमेगा टी रेफरेंस। तो करंट को देखो और वोल्टेज को, दोनों के फेज में कोई चेंज नहीं है। जो एंगल करंट का है वही एंगल वोल्टेज का है। अंतर सिर्फ किसका है, अंतर किसका है, इस वैल्यू का है, इस वैल्यू का है। तो ये अगर ई नोट मान लिया मैंने, इससे छोटा वैल्यू ये है क्योंकि किसी चीज से डिवाइड किया, इसी को हम बोलते हैं करंट का मैक्सिमम वैल्यू, जिसे आई नोट या फिर आई एम का नाम देते हैं, पीक करंट बोलते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस में क्योंकि ये दोनों का एंगल साइन साइन है, एंगल में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम, ये करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। क्या होता है बेटे, सेम फेज में होता है। लेकिन बात जब करते हो आप इंडक्टर का और कैपेसिटर का, तो ये फेज सेम नहीं रह जाता। इंडक्टर के केस में जो करंट है बेटा, वो लैग करता है, पीछे हो जाता है पाई बाय 2 से। तो यहां पे अपन लिखते हैं साइन ओमेगा टी, देखो एंगल हो गया, कि इसमें पाई बाय 2 पीछे चला जाता है। ये कैसे आता है, जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे केवीएल लगा के, तो ये आता है। ठीक है, तो ये हमें जानना है, क्या बोर्ड के लिए आप लोगों को जानने की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी जो जी मेंस का सिलेबस है, उसके लिए ये जानना है आपको कि नॉट बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कहां से आया है सर। तो ये पाई बाय 2 जो है वो ये बता रहा है कि ईएमएफ से करंट जो है इंडक्टर के क्रॉस वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, माइनस है। इसका फेजर कैसे बनाओगे, अब क्या तुम रेफरेंस लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, ओमेगा टी को, ओमेगा टी इधर बनाओगे, हाँ सर ओमेगा टी इधर बनाएंगे। ये रेफरेंस किसका है, इस बार वोल्टेज का है। ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहा हूं। करंट क्या होगा, वोल्टेज से पीछे होगा, तो इधर की तरफ फोटो बनाए हुए ऐसे लिखोगे आई एल। अब कुछ लोग इस तरीके का फोटो बनाते हैं किसी किसी जगह। इस बार अगर ऐसा फोटो बनाया है तुमने, तो ये वोल्टेज है, ये तुम्हें समझना होगा कि करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे है, बस इतना सा समझना होगा। यस, लेकिन समटाइम्स हम करंट को रेफरेंस मान लेते हैं, करंट ही इधर है, यानी कि ये वाला लाइन किसका है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का है। तो वोल्टेज किधर होगा, वोल्टेज इधर होगा, क्योंकि ये ओमेगा टी वाला वोल्टेज है एंगल। ओमेगा टी का रेफरेंस अगर इधर है, तो ओमेगा टी से पीछे पाई बाय 2 करने का अगर नौबत आएगा हमें, तो हम इधर ही लिखेंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये दोनों डायग्राम सही है क्या, यस ये दोनों डायग्राम सही है। लेकिन इस दोनों में डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे इस बार आई एल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वी एल लिखना पड़ेगा, और इस बार यहाँ पे वी एल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आई एल। ये दोनों बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे है। ये भी वही बता रहा है, करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे है। ओ, यानी कि ये डिसाइड करता है कि रेफरेंस हम क्या ले रहे हैं। अगर रेफरेंस सही लेंगे, ढंग से लेंगे, तो दोनों कहानी सेट हो जाएगा। यस सर। और सिमिलरली जब कैपेसिटर का बात आएगा बच्चा लोग, तब क्या होगा सर, तो कैपेसिटर में भी देखिए, कैपेसिटर में करंट जो होता है वो लीड करता है। यहाँ पे ये देखो एक्सल लिखा ना, हाँ एक्सल का वैल्यू बताया है सर आपने, ओमेगा एल होता है। यस सर, तो यहाँ पे एक्सी होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो देखो कितना मजा आ रहा है अब, कि ये समझ में आया कि ये सेम फेज में होता है रेसिस्टर में। इंडक्टर में जो करंट होता है वो ये जो वोल्टेज है उससे पाई बाय 2 पीछे है, और कैपेसिटर में जो ये वोल्टेज है उससे ये जो करंट है वो क्या है, पाई बाय 2 आगे है। सर बहुत बढ़िया, अब इसका भी फेजर बना सकते हो। यस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस। व्हाट इज रेफरेंस, रेफरेंस एंगल जिसके रिस्पेक्ट में तुम बाकी चीज बनाते हो। अगर फिर से मैंने यहाँ पे तुम्हें बोला कि मान लो वोल्टेज को रेफरेंस लिया, फिर से तुमने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया,
ये है वोल्टेज, हाँ सर। तो करंट क्या होगा, वोल्टेज से π/2 आगे होगा, तो फोटो ऐसा बनेगा, देख लो यहाँ पे IC लिखेंगे अपन, ये वोल्टेज लिखेंगे। लेकिन अगर करंट रेफरेंस लिया, ये है करंट, हाँ सर रेफरेंस, तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो करंट जो होगा वो वोल्टेज से π/2 आगे है। अब कहाँ बनाओगे तुम खुद ही सोच के मुझे बताओ, जिससे कि ये करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री आगे दिखे। यहाँ बनाओगे क्या, यहाँ बनाओगे तो ये तो करंट तो इससे पीछे दिखेगा, और इधर इधर तुम्हें एंगल ऐसे ही बनाना है, यहाँ नहीं बन सकता, खत्म करो इसे। तो वोल्टेज किधर बनाओगे, यहाँ बनाना पड़ेगा। अगर वोल्टेज कैपेसिटर का यहाँ बनाओगे तो करंट जो होगा वोल्टेज से π/2 आगे निकल रहा होगा, करंट जो है वोल्टेज से π/2 आगे निकल रहा होगा, करंट जो है वोल्टेज से π/2 आगे निकल रहा होगा। ये बात अगर अपने दिमाग में सेट कर लिए हो तो जल्दी से फटाफट से पहले थम्स अप करो, यो करो, आग लगा दो कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब तुम्हें एक तिनका दिक्कत नहीं होगा, तुरंत से तुम सब कुछ समझ सकते हो। अब अगर सीरीज LCR है तो अब इसमें देखो, अगर ये तुम्हारा EMF है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर ये अब करंट तो इसमें सेम होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बेटा, इसका जब तुम फेजर बनाओगे तब तुम्हें पता है कि करंट को तुमने रेफरेंस लिया, क्योंकि करंट सेम होता है तो करंट को रेफरेंस ले लिया। हाँ, अब करंट किसका, रेसिस्टेंस का, और रेसिस्टेंस का करंट और रेसिस्टेंस का वोल्टेज दोनों सेम होता है। ये रेफरेंस लिया है मैंने, क्या लिया है, रेफरेंस, करंट को मैंने रेफरेंस ले लिया क्योंकि तीनों में करंट क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो यहाँ पे करंट को जब मैंने रेफरेंस ले लिया, यहाँ पे देखना जरा सा, तो करंट रेफरेंस ले लिया सर, चलो करंट तीनों में सेम होता है। तो अब जो ये सी क्यों लिख दिया, आर लिखो, तो रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट के सेम फेज में होता है, यही बताया। अब कैपेसिटर की बात किया तो करंट जो होता है कैपेसिटर में लीड करता है, तो यहाँ पे π/2 आगे चल रहा होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज लेंगे, किसका लेंगे, कैपेसिटर का लेंगे, हाँ सर, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है। यहाँ पे क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे, किसका लेंगे, इंडक्टर का, कितना लैग करता है π/2। ये फोटो मैंने क्या बनाया, करंट को रेफरेंस मान के वोल्टेज का फेजर बनाया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि करंट सेम होता है सीरीज में, बस। तो फेजर किसका है, ये फेजर मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना, किसका है, ये वोल्टेज का है। तो अब तुम्हें ये करंट से कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन ये बनाया क्या सोच के, मैंने ये सोच के बनाया हुआ है कि करंट को मैंने रेफरेंस माना है तो वोल्टेज इंडक्टर का आगे है, करंट को रेफरेंस माना तो वोल्टेज कैपेसिटर का पीछे है, करंट को रेफरेंस माना तो वोल्टेज सेम डायरेक्शन में है। तो बस इन तीनों को सोचो तो तुम्हें मिला दिया करंट एज अ रेफरेंस। सर एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ में अब आया होगा। तो अब मान लो अगर इंडक्टर का वोल्टेज जो है कैपेसिटर से ज्यादा है, मान लो कि इंडक्टर का वोल्टेज कैपेसिटर से ज्यादा है, मानने में क्या जाता है, हाँ सर मान लेते हैं, तो तुम देखोगे यहाँ पे बड़ा ही अच्छा लगेगा, तुम्हें एंजॉय करोगे तुम इस चीज को कि ये ज्यादा है, तो इस ये दोनों वेक्टर है, अब तो सारे कुछ वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो तुम, फेजर बनते हैं, हाँ सर, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा इसमें से, इसको कैंसिल आउट कर दोगे क्योंकि अपोजिट में है, तो VL माइनस VC इसीलिए लिखते हो तुम, हाँ, या फिर VC माइनस VL लिखोगे तो नीचे लिख दोगे। अब ये वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है, ये तुम्हें दिमाग में रख के चलना है। और इधर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, इसका जो नेट वोल्टेज होगा बेटा वो इन ये दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा, हाँ सर। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होता है x और y, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, तो यहाँ पे भी क्या निकालोगे, यहाँ पे रूट अंडर नहीं तो अगर वी स्क्वायर लिख दो रूट को हटा के इधर, तो क्या लिखोगे, वी आर का स्क्वायर, हाँ सर, प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रेजेंट में आए हैं एग्जाम में और तुमसे सॉल्व होगा। तो ये लाइन क्या याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि नहीं बच्चा लोग, यस सर, क्या कोई दिक्कत, नो सर, क्या कोई टेंशन, नो सर। तो ये भी बात समझ में आया हमें कि ये जो नेट वोल्टेज होगा, ये क्या लिख दिया मैंने, VR का, अरे ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, हाँ चलो, ये हो जाएगा VR का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से काफी काम होने वाला है, ये देखना।
अगर कभी क्वेश्चंस में वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज दे दिया, जैसे अभी VL लिख रखा है यहाँ पे, L यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे VR लिख रखा है, R लिख दो, यहाँ पे VC लिख रखा है, C लिख दो, तो यानी कि इसके क्रॉस का वोल्टेज VC है, इसके क्रॉस का वोल्टेज VL है, इसके क्रॉस का वोल्टेज VR है, तो इसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो, नेट वोल्टेज निकालना होगा तो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का। ओके सर, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। अब देखना, अब वोल्टेज अगर है, अब नेट वोल्टेज जब होगा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेसिस्टेंस, है कि नहीं। तो ये एसी में जो नेट रेसिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट, है ना। तो सीरीज एलसीआर सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वही क्या होगा, उसका नेट इन तीनों को मिला के जो रेसिस्टेंस होगा, ये समझो तुम अंदर ही अंदर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ये समझो। एलसीआर सर्किट का उसको नाम क्या देते हैं अपन, इम्पीडेंस, उसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड। अब सोचो कि नेट रेसिस्टेंस जेड है और करंट मान लो आई इसमें फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज नेट कितना होगा, वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेसिस्टेंस, करंट कितना है, मान लो आई है, आई आरएमएस है या आई है, वैसे आरएमएस बोलते हैं अपन, क्यों, क्योंकि ये एसी वाला आरएमएस करंट को रीड करता है, ठीक है। अच्छा, और इसका वोल्टेज है तो क्या लिखोगे, इनटू इंपीडेंस, यानी कि ये क्या लिख दिया, वी बराबर आई आर, ये जेड क्या होता है, नेट इंपीडेंस। यहाँ पे वर्ड टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, लेकिन इसका रोल क्या है, बिल्कुल वैसा ही रोल है जैसा रेसिस्टेंस का है। तो ये इसका क्या करोगे, स्क्वायर करेंगे सर, और क्या करेंगे, वाह मजा आ जाएगा हमें, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, वी आर मतलब आई आर एम एस, है ना, हाँ सर, इनटू रेसिस्टेंस, इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। और यहाँ पे वी एल माइनस वी सी, तो इसको क्या लिखोगे, आई आर एम एस इंटू एक्सएल, हाँ, और माइनस आई आर एम एस इंटू एक्सी, इसका होल स्क्वायर। तो देखो आई आर एम एस आई आर एम एस आई आर एम एस आई आर एम एस का स्क्वायर 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 सब खत्म, हाँ सर। तो बचेगा क्या, यहाँ पे कॉमन लेके खत्म हो गया ना, आई आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस सब में होता है तो कॉमन लेके खत्म हो जाता है, हाँ सर। तो बचा क्या नेट बेटा, तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे कि नेट तुम बोल पाओगे कि ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सर आई आर एम एस निपट ही गया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर उड़ाओगे बेटा तो तुम क्या बोल दोगे यहाँ पे, सर रूट अंडर बोल, क्या बोल दोगे, रूट अंडर बोल। तो ये एक कहानी तुम्हें समझ में आ ही गया, है ना। z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो कभी भी अगर इंपीडेंस ऑफ द सर्किट आपको निकालना है, नेट रिएक्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे आप, ऐसे z निकालेंगे बेटा, ऐसे। करंट निकालना होगा तो क्या करोगे, ये तो z मतलब नहीं है रेसिस्टेंस, और ईएमएफ यहाँ पे मिल गया है, हाँ सर। तो पीक करंट निकालना हो या आरएमएस करंट निकालना हो, उसका तरीका ये है कि आपको आई नोट अगर निकालना है पीक करंट, तो ई नोट को जेड से डिवाइड कर दीजिए। अगर आई आर एम एस निकालना है तो क्या करेंगे, तब आप ई नोट को, ई नोट नहीं, ई नोट बाय रूट 2, इसी को क्या बोलते हो आप, ई आर एम एस। ये क्या निकाल दिया आपने, ई आर एम एस। तो आई आर एम एस लिया तो क्या लिखा आपने, ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट, है ना। ऑल्दो इसके आगे और अभी चीज बताऊंगा अभी, इम्पीडेंस ट्रायंगल वगैरह, तब और थोड़ा सा मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। अब ये जो करंट है, ये करंट जो तुमने निकाला है, ये वाला, ये एक्चुअल करंट, इसका ईएमएफ से कितना फेज डिफरेंस पे होगा, वो भी तो होगा फेज, जैसे इसका भी कुछ फेज है, इसका तो सेम फेज है, इसका कुछ फेज है, इसका कुछ फेज है। अब ये दोनों वीएल वीसी जो होगा एक नए फेज पे चला जाता है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ये मैं एक नए फेज पे जाता है। तो ये एक्चुअल करंट जो तुमने निकाला है यहाँ पे, ये तो सिर्फ वैल्यू है, पीक वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है, लेकिन ये किस फेज पे होगा वो तो नहीं निकाला। उसको बताने का तरीका है इस दुनिया में इम्पीडेंस ट्रायंगल। कहाँ से निकालते हैं ये, इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब देखो कितना मजा आने वाला है, इम्पीडेंस ट्रायंगल तुम्हारा सॉर्ट आउट कर देगा प्रॉब्लम। अब देखो मैंने क्या बोला है कि एक्सएल जो होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैंने क्या बोला तुम्हें से, मैंने बोला कि वीएल ज्यादा है,
VL ज्यादा कैसे होगा, करंट तो सेम है, इसका मतलब एक्सएल भी ज्यादा होगा, क्योंकि VL क्या लिखा तुमने, IRMS इंटू एक्सएल। हाँ सर यही तो लिखा है, IRMS इंटू एक्सएल। तो IRMS तो दोनों में सेम है और ये ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो एक्सएल होगा वो भी ज्यादा होगा। गेटिंग? हाँ सर। तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, ऐसा होगा तो फोटो कैसा बनेगा, ऊपर में बनेगा एक्सएल माइनस एक्सी। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। और इधर क्या बनेगा, आर। जनरली ऐसा फोटो नहीं बना के हम इसी को, अब ये वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो तो ये हो जाएगा, इसको वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके चले जाते हैं। तो ये फोटो हम ऐसा नहीं बना के कैसा बनाते हैं, देखना जरा सा। आर तो इधर लिख देते हैं, हाँ, और इधर एक्सएल माइनस एक्स लिख देते हैं। यस सर। और ये जो एंगल होता है फाई, इतना फेज का डिफरेंस यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं एक्चुअल में क्या, tan फाई, है ना, और ये फेज डिफरेंस बताता है। tan फाई कितना होगा, P बाय बी, P कितना होगा, एक्सएल माइनस एक्सी, है ना, और डिवाइडेड बाय आर, यहां से फाई निकल जाता है। अब जब तुम ये इक्वेशन लिखोगे करंट का, तो वहां पे लिखोगे I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस फाई। अब देखो इंडक्टर ज्यादा है सर्किट में, इंडक्टर ज्यादा है, इंडक्टर अगर ज्यादा है तो क्या करता है, इंडक्टर करंट को लीड करता है या लैग करता है, लैग करता है। करंट इंडक्टर में क्या कर रहा होता है, लैग करता है। तब जो करंट लिखोगे इस केस में, जब एक्सेल बड़ा है तो यहां से फाई निकाल लोगे तुम, वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। और जब इसका फोटो बनाओगे तब देखो कैसा फोटो, तब तुम लिखोगे द करंट इज गिवन बाय, करंट नेट करंट इसकी बात कर रहा हूं, I इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट का वैल्यू बाद में लिख देना, साइन ओमेगा टी, और इससे क्या होगा, ये वाला फाई से ये पीछे चल रहा होगा, ये मजा दे देगा तुम्हें। ये आता है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सब। आई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट, आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई जेड, और जेड का वैल्यू अगर पूरा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे तुम, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, अरे वाह, इंटू साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। एसी में जब ये सब आने लगता है ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये क्या लिख दिया मास्टर ने। लेकिन जिसने ये चीज समझ लिया है कि इंडक्टर में सर ने ये बताया है कि नेट करंट जो होगा वो ईएमएफ से लैग करेगा, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा है तो लैग करेगा सर, क्या दिक्कत है। यहाँ पक्का गारंटी क्या लिखोगे, माइनस, यही तो दिक्कत होता है कि माइनस होगा या प्लस होगा। वैल्यू तो तुम निकाल ही लोगे, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, फाई का वैल्यू। गेटिंग? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करवा रहा हूँ मैं, तुम्हारे दिमाग में सेट करवा रहा हूँ। अगर इसी में कैपेसिटेंस ज्यादा होता तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर में सर करंट लीड करता है, तो क्या करते तुम, कैपेसिटर ज्यादा होता तो फोटो यही नीचे बनता। हाँ सर जरा देख लो, कैपेसिटर ज्यादा होता तो आप ऐसे नहीं बनाते सर, ऐसे बनाते। हाँ, ये रेसिस्टेंस होता। अब ये क्या होता, एक्स सी माइनस एक्सएल, क्यों, क्योंकि इस केस में एक्सी ज्यादा बड़ा है मान लो, है ना, और एक्सी कैसे निकलता है, 1/ओमेगा सी से। एक्सएल कैसे निकलता है, ओमेगा एल से। ये क्या है, रेसिस्टेंस। इस केस में फिर से फोटो बनाओगे तो कैसा बनेगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल ऐसा, और यहाँ पे फोटो बनाओगे इसको एक्सी माइनस एक्सएल। अरे सर ये तो बहुत आसान है। और इस बार ट्रायंगल में फाई नीचे बनाओगे। अब फाई नीचे है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, ये तो बस तुमने बना लिया है एक बार करंट को रेफरेंस मान के फेजर। लेकिन एक्चुअल करंट का जब तुम वैल्यू निकालते हो, तब इस केस में अगर करंट लिखोगे तो फिर से लिखोगे ई नोट बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हाँ सर नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और ये फाई फिर से इस ट्रायंगल में tan इनवर्स करके निकालोगे, तो tan फाई क्या होगा बेटा, p बाई बी, तो ये तो r है तो ये लिखोगे एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। तुम्हें पता है कि एक्सी बड़ा है इस क्वेश्चन में, इसका मतलब नेट जो ईएमएफ होगा उसमें करंट जो होता है वो लीड करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, ताकि ये फाई का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ उठा के यहाँ से tan फाई का वैल्यू जब उठा के रखो ये वाला, तो तुम्हें पता चल जाए कि वोल्टेज से ये लीड कर रहा है प्लस के फंक्शन में।
तो एक बहुत तगड़ा तगड़ा चीज सिखा दिया मैंने तुम्हें। अब 5 मिनट का काम बचा हुआ है, अब सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, ये तो सर पूरा बता दिया आपने, है ना, इसका कुछ दिक्कत ही नहीं रहा। तो ये पेज को तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये पेज को तो हटा ही देते हैं अपन। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब रेजोनेंस की बात आती है। सीरीज एलसीआर सर्किट का जब करंट तुमने निकाला है, वो कितना निकाला है, देखो जरा सा। करंट निकाला है तुमने कितना, ई नॉट बाय जेड, यही निकाला। जेड का वैल्यू क्या लिखा था, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स सी माइनस एक्सएल या एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसका क्या है रूट है। ठीक है, ये निकाल दिया आपने करंट। ठीक है, अब देखना, और यहाँ पे साइन, अब मुझे पता नहीं है, अब मैं यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, प्लस माइनस लिख देता हूँ बच्चों। तो प्लस माइनस क्यों लिख दिया सर आपने, अब मुझे नहीं पता ये फाई क्या हो रहा है ना, फाई क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लीड लैग दोनों में हो सकता है। लेकिन मेरा मकसद क्या है, रेजोनेंस तुम्हें समझाना। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है एट रेजोनेंस current in the circuit is maximum, current in the series LCR circuit is maximum। अब करंट जब सीरीज एलसीआर सर्किट का मैक्सिमम होगा, इसका क्या मतलब, ये करंट मैक्सिमम, ये कैसे संभव है, जब डिनोमिनेटर मिनिमम। ये तो तुमने देखा है, वैल्यू को किसी चीज से जब तुम डिवाइड करते हो, तो जब वैल्यू मैक्सिमम होता है डिनोमिनेटर वाला, तब वो मिनिमम होता है। और करंट को जब मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा। अब इसको जरा सा देखो, यह है क्या जेड का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मतलब ओमेगा एल, और एक्सी का मतलब 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ये देखो, अब इस चीज को तुम्हें करना है मिनिमम। ये कब संभव है, आर को तो तुम छेड़ नहीं सकते, एल को तुम छेड़ नहीं सकते, सी को तुम छेड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो क्वेश्चन वालों ने सेट कर दिया ना यार, जो दिया एलसीआर। हाँ, बचा क्या, फ्रीक्वेंसी को तुम ट्यून कर सकते हो, कम ज्यादा कर। हाँ सर, तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी तुम चूज करो जिसपे ये मिनिमम हो जाए। अब ये निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका अगर स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अरे देखो, ये तो ओवरऑल का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू ये ज्यादा हो या ये कम हो, ये ज्यादा हो या ये कम हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि ये वाला टर्म जो तुमने लिखा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो कोई एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तुम ही बताओ। क्योंकि आर को तुम छेड़ नहीं सकते, और तुम्हें इसको करना है मिनिमम, जेड को करना है मिनिमम, जेड को करना है मिनिमम, क्यों, ताकि करंट हो जाए मैक्सिमम, यही मकसद है। हाँ सर, डिनोमिनेटर में मिनिमम, तो ये वाला चीज मैक्सिमम। फेज को मैंने साइड कर रखा है, प्लस होगा माइनस होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस सर। अब बात जब तुमने यहाँ पे देखा है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने, कि ये वाला चीज जो होगा ना सर, ये हो जाएगा अगर मिनिमम, तो ये हो जाएगा मिनिमम। हाँ, और इसका मिनिमम वैल्यू तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है, क्योंकि 0 से छोटा निगेटिव हो जाएगा, और उस पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे मिनिमम ये 0 होगा, यानी कि जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा सर, जेड का मिनिमम वैल्यू तब होगा जब ये और ये मिलके 0 होगा। ये जब 0 होगा उस टाइम पे ये आर स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। यानी कि जब करंट सर्किट में होता है मैक्सिमम, उस टाइम पे जेड का वैल्यू जो होता है वो मिनिमम होता है, और उसका वैल्यू हो जाता है रेसिस्टेंस के बराबर। एंड उस टाइम पे ये दोनों हो जाता है बराबर, मतलब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। तभी तो ये दोनों मिलके 0 होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। और एक्सएल होता है 1/ओमेगा सी, सॉरी माय बैड, 1/ओमेगा सी नहीं, ओमेगा एल। और ये क्या होता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा का स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/LC। और ओमेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है जहां पे ये दोनों बराबर होता है, वो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और यहीं से वर्ड क्या आया है, रिजोनेंस। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। देख रहे हो, हाँ, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये अब ओमेगा आर के नाम से जाना जाएगा, स्पेशल चीज है ये।
और ये ओमेगा आर का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1/√LC के। और अगर अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो ओमेगा को मैंने अभी तुरंत सिखाया था क्या लिखने के लिए, 2π इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, ये ओमेगा को लिखते हैं, तो अगर इसको लिख दिया 2π इंटू FR है ना, FR लिख दिया रिजोनेंट लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो ये 2π नीचे चला जाएगा, तो इसको 1/2π√LC देखोगे, ये काफी जगह आता है तुम्हारे पास 1/2π√LC। तो ये रिजोनेंस के बारे में मैं बताया कि एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस सर्किट का इंपीडेंस सबसे कम होता है जिसका वैल्यू रेसिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि रिजोनेंस के टाइम पे सर्किट का बिहेवियर प्योरली रेसिस्टिव होता है। कैसा होता है, प्योरली रेसिस्टिव होता है। और क्या इंपॉर्टेंट है, XC XL के बराबर होता है। जब XC XL के बराबर होता है इसका मतलब ये जो सर्किट तुमने बनाया है इसमें करंट कितना होता है, इस सिचुएशन में जो करंट सर्किट में होता है बेटा, वो करंट का वैल्यू जो हो जाएगा वो E0/R के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम करंट की बात अगर करोगे तो। यानी कि सर्किट का मैक्सिमम करंट कितना होता है, E0/R। ये कब होता है LCR सर्किट में, जब रिजोनेंस होता है। जब रिजोनेंस होता है तो XL XC के बराबर हो जाता है, इसीलिए Z का वैल्यू जो तुमने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ R के बराबर हो जाता है। सर्किट का बिहेवियर होता है LCR है, लेकिन बिहेवियर कैसा होता है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो जाता है। अच्छा, तो इस केस में अगर मैं वोल्टेज की बात करूं जरा सा रिजोनेंस के टाइम पे, तो मेन वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, VR के बराबर हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि इसी को तो अभी तुरंत तुमने लिखा था, VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट अंडर, है ना। लेकिन जब तुमने देखा कि ये दोनों जो है XL और XC बराबर है और सीरीज में करंट सेम है, तो VL और VC भी तो बराबर हो जाएगा। हाँ, यानी कि एट रिजोनेंस क्या हो जाएगा, एट रिजोनेंस VL बराबर VC भी हो जाएगा सर। यानी कि कभी भी अगर VL बराबर VC हो जाए तो उस केस में जो नेट वोल्टेज होता है वो IR के बराबर हो जाता है। देखो क्या क्या समझते जा रहे हो तुम लोग, इम्पीडेंस का कोई मतलब नहीं रह गया, वो प्योरली रेसिस्टिव हो जाता है, सबसे कम होता है। और रिजोनेंस का ग्राफ अगर देखोगे तब तुम्हें तगड़ा मजा आएगा कि रिजोनेंस के टाइम पे ये जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैंने बनाया है, मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया, तो एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इतना करंट देखो फ्लो हो रहा है इसमें। देखो ये वाला पॉइंट किसे इंडिकेट कर रहा है, जान रहे हो बच्चों, ये रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों से इंडिकेट कर रहे होते हैं इस पॉइंट को। देखो सबसे ज्यादा करंट इस पॉइंट पे है, और ये जो करंट है उस टाइम का, ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो करंट होगा जानते हो वो किसके बराबर होगा, वो मैक्सिमम के बराबर होगा। और उसका वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ तो तुम लोग, अब E0/R के बराबर होगा एक्चुअल में, क्योंकि ये रिजोनेंस के टाइम पे ही मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम करंट जो होता है वो E0/R के बराबर होता है, क्योंकि XL XC के बराबर हो जाता है। सेट करते जा रहे हो दिमाग में, बहुत बढ़िया। अब देखो कितना एंजॉय कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे AC को। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बनाया, इसके शार्पनेस पे बहुत सारा चीज डिफाइंड होता है। जैसे क्वालिटी फैक्टर हम पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चंस कभी कभी आया हुआ है, ठीक है। हाफ पावर पॉइंट पढ़ते हैं, बैंडविड्थ पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इन सब के ऊपर बात करते हैं। चलो क्या है, चलो देखो, तो यहाँ पे सर अगर शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस की बात करें तो ओमेगा वर्सेस आई का आपने ग्राफ बना दिया करंट का। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो सर आप, हाँ, तो ये आपने शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस की बात की है, ये सिमेट्रिकल ग्राफ है। हाँ, ये वाला पॉइंट जो होगा वो आपको बताएगा सर किसे, ओमेगा आर को। इस पॉइंट को हम बोलते हैं रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब इस रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के जितना आगे हम गए हैं उतना ही पीछे जाएंगे। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, ओमेगा से थोड़ा सा ज्यादा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा तुम ही बताओ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाला पॉइंट क्या होगा तुम ही बताओ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाला पॉइंट क्या होगा तुम ही बताओ। सर ये ओमेगा आर है तो ये हो जाएगा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। जनरली बुक में इसे ओमेगा नोट के नाम से लिखता है। और इसका वैल्यू क्या होगा, ये थोड़ा पीछे है, कितना, डेल्टा ओमेगा पीछे है, ये डेल्टा ओमेगा आगे है। इसको क्या लिखोगे, ये ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा।
तो ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ये हायर, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंड। तो कभी भी अगर बैंडविड्थ बोलता है तुम्हें तो क्या बोलोगे तुम? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का मॉडुलस ले लो। तो तुमने लिखा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, हाँ सर, और माइनस ओमेगा आर, और माइनस माइनस हो गया प्लस डेल्टा ओमेगा, ये और ये खत्म हुआ क्या? 2 डेल्टा ओमेगा। देखो क्या मजा आया तुम्हें ये बात कि बैंडविड्थ कभी भी कोई बोलता है तो किसके बराबर हो जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। जरा ध्यान से देखना, ये जो डेल्टा ओमेगा का वैल्यू है इस पॉइंट से आगे का, ये कौन सा पॉइंट है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट है जहां पे सर्किट का जो पावर लॉस होता है वो हाफ होता है। सुनना फिर से ध्यान से, ये वो पॉइंट है जिसमें सर्किट का जो पावर लॉस होता है वो हाफ होता है। ये स्पेशल हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए हैं, जिसमें से ये एक स्पेशल पॉइंट हमने डिफाइन किया, हाफ पावर पॉइंट। क्या डिफाइन किया है हमने? हाफ पावर पॉइंट से बोलते हैं। हाफ पावर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, हाफ पावर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने दो पॉइंट्स लिए। इसके इधर वाले वैल्यू को अगर हमने निकाला, ये एक्चुअल में मैथ सॉल्व करके निकलता है बेटा, 2-3 पेज का मैथ्स, तो ये निकलता है r/2l। इसके इधर जाते हैं तो ये वाला वैल्यू निकलता है r/2l। अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेल्टा ओमेगा का वैल्यू कितना है तो r/2l है, ये कितना है? r/2l है। तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा बताओ? ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, मतलब इन दोनों का सम। r/2l प्लस r/2l कितना आ जाएगा? r/l। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बैंडविड्थ जो होता है सीरीज एलसीआर सर्किट में जब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन करते हो तो ये r/l के बराबर होता है। r क्या है? रेजिस्टिव वैल्यू, l क्या है? इंडक्टिव वैल्यू। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम्हें मैं दे रहा हूँ, ये सब क्या क्या पढ़ा रहा हूँ एकदम ध्यान से सेट करो दिमाग में। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्या मैंने लिखा है तुम्हारे लिए? नहीं, कोई बात नहीं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जो निकलता है वो निकलता है क्वालिटी फैक्टर। क्या? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर हम डिफाइन करते हैं किसी सर्किट के लिए। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? ये होता है रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ किसके बराबर है? 2 डेल्टा ओमेगा की। हाँ सर, और 2 डेल्टा ओमेगा का वैल्यू कितना है? r/l। तो क्वालिटी फैक्टर अगर कोई तुमसे पूछता है कभी जीवन में तो क्या लिखोगे तुम? ओमेगा r/l, तो ये लिखोगे। और अभी तुमने क्या पढ़ा है? अभी तुरंत मुझे बता दो कि तुमने क्या पढ़ा है। सर, ओमेगा r इंटू एल को तो हम लिख सकते हैं एक्सएल एट रेजोनेंस। हाँ, यस बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या लिखेंगे इसको? एक्सएल एट रेजोनेंस। हाँ, एक्सएल बाय आर। और मैंने अभी एक और चीज बताया, रिजोनेंस के टाइम पे जो एक्सएल होता है वही एक्ससी के बराबर होता है। ओ भाई साहब, तो इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूँ। हाँ सर, क्योंकि ये तो रिजोनेंस के टाइम पे खेल खेल रहा है ना यार, तो ये एक्सएल को मैं एक्ससी भी लिख सकता हूँ, एक्ससी बाय आर भी लिख सकता हूँ। और एक्ससी को मैंने अभी तुरंत सिखाया 1/ω_c लिखने के लिए, तो इसको मैं 1/ω_c, ये क्या लिखोगे? ω/c r भी लिख सकता हूं मैं। ओ भाई साहब, ये क्वालिटी फैक्टर के इतने सारे फॉर्मूले बना दिया आपने। यही सब चीज तुम्हें आने लगता है तब तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करने लगते हो अपने अंदर। ये सब चीज तुम्हें आने लगता है जब जब फील करने लगते हो चीजों को, तब तुम्हें मजा आ जाता है बचवालों का। देख रहे हो? अब देखो एक और मजेदार बात, क्वालिटी फैक्टर जो होगा वो एक्सएल बाय आर, जो कि एक्सी बाय आर के बराबर होगा, जो कि 1/r⍵c के बराबर होगा। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया बात है। अब जब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तब देखो क्या मिलने वाला है तुम्हें। सर, अब क्या मिलेगा? अरे IRMS से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ओ भाई साहब, IRMS से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, IRMS इंटू एक्सएल, बोल बेटा, ये तो VL हो गया सर। हाँ, और ये VR हो गया। हाँ, क्वालिटी फैक्टर अनदर फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ तुरंत से, ये हो जाएगा। और यह में RMS, तो ये हो जाएगा VC/VR। यस, VC/VR भी बन सकता है। और ये VL/VR, हाँ सर, VL/VR भी हो सकता है। ये सब चीज तुम अगर दिमाग में रखोगे ना, जब न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्चुअली डेप्थ महसूस होगा कि यार अब मुझे ना फील आ रहा है चीजों का। अब जो क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें हवा ही नहीं लगता था वो नहीं होगा। अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि तुम कर क्या रहे हो।
क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा होता है, फेज डिफरेंस, रेजोनेटिंग सर्किट में करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है ना, ये सारा मजा आ रहा होगा। यस गॉट। अब क्या करेंगे अपन, अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे भाई लोग पहले, तब बहुत ज्ञान दे दिया मैंने तुम्हें, पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर एक छोटा सा चीज पढ़ना बाकी है पावर, फिर आके पावर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कराने वाले हो सर, अब न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पहले नीचे, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आया, चलो अब देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन बोल रहा है इन सीरीज एलसीआर सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एल एंड सी आर 30 वोल्ट 60 वोल्ट एंड 100 वोल्ट रेस्पेक्टिवली एज सोन इन द फिगर। बोल रहा है द ईएमएफ ऑफ द सोर्सेस। मैंने बोला ये वी पूछा तो वी क्या सिखाया अभी तुरंत मैंने, VL माइनस VC, या VC माइनस VL जो ज्यादा है वो कर दो, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो निगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो यहाँ पे लिख दो, एक तो सिखाया था VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC ज्यादा है तो VC माइनस VL लिख लो। इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नो, फेज में फर्क पड़ सकता है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर लिखोगे तो माइनस कॉमन ले लो तो ये इधर आया इधर आया, डजंट मैटर। इसका रूट हो गया आंसर। तो कितना है, VR का कितना है 30 वोल्ट, तो 30 का स्क्वायर हो गया। VL कितना है बेटा 100 में से 60 गया, कितना बचा 40, 40 का स्क्वायर तो हो गया 1600, ये हो गया 900, हो गया 2500, तो आंसर कितना हो गया 50, हो गया 50 वोल्ट आंसर। मजा लो, है ना। EMF ऑफ द सोर्स इन द वोल्ट, हो गया खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इन सीरीज LCR सर्किट द RMS वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर एंड द इंडक्टेंस आर 400 एंड 700। अब देखो इसके अक्रॉस 400 एंड 700 दे दिया। बोल रहा है इफ द इक्वेशन फॉर द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू 500√2 sin ओमेगा टी। मैंने बताया था कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो ये वैल्यू किसे इंडिकेट करता है, ई नॉट को। ई नॉट का वैल्यू क्वेश्चन वालों ने कितना लिखा है 500√2। ई आर एम एस क्या होगा वो तुरंत से निकाल लिया करो, कितना हो जाएगा ई नॉट बाय √2, तो ये हो जाएगा 500√2/√2, कितना हो गया 500 वोल्ट। यस सर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो गया 500 वोल्ट। अब ये रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है। अब क्या करोगे तुम, जल्दी से देखना। बोल क्या रहा है, बोल रहा है इन सीरीज RLC सर्किट द RMS वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर एंड इंडक्टर आर। रेसिस्टर को ऐसे लिख दो, रेसिस्टर का 400, हाँ। इंडक्टर का मैंने VL किधर लिखना सिखाया था, ऊपर, कितना लिखोगे 700। पूछ क्या रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वोल्टेज कैपेसिटर का मान लो नीचे है, तो मैं क्या लिखूंगा 700 माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, जल्दी से बता दो कितना है, नेट कितना है RMS 500, तो ये लिख दो 500 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, क्या निकल जाएगा VC। कितने लोगों को ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, जल्दी से फटाफट से थम्स अप करो, यो करो, आग लगा दो बच्चा लोग, तब समझ में आएगा कि तुम एक्चुअल में फील कर रहे हो कि AC के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे, राइट। लेकिन मैं स्टार्ट छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मैं फील करवा रहा हूँ ये फेजर को यूज करना कैसे है ना। VL VC VR करंट, है ना, ये सब चीजों को समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन सीरीज LCR सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस L एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इज। क्या बात कर दी सर आपने, इधर VL इधर VC, दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना है। सर ये रेसिस्टेंस होता है तो दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है भैया लोग, पाई। मजा आया तुम्हें, सीखोगे तो मजा आएगा। अगला देखो, बोल रहा है स्मॉल सिग्नल वोल्टेज Vt is equal to V naught sin omega t is applied across an ideal capacitor। कैपेसिटर में लगाया, बोल रहा है कैपेसिटर, तो करंट कैपेसिटर का बता दो तुम तुरंत से। करंट मैंने बताया ऐसा होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस में क्या होता है, करंट जो होता है वो लीड करता है किसे, वोल्टेज को। तो क्या लिखोगे V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये चीज तुम्हें किसने बताया, मैंने अभी तुरंत यहाँ पे यही चीज को तो डिस्क्राइब किया था पूरा का पूरा मेरे बच्चों। हाँ जी सर, ये चीज का एनालिसिस ही आपने इसीलिए कराया था, नहीं ये नहीं, ये वाला
कि क्या होता है, जब कैपेसिटर लेते हो तो करंट लीड करता है, देख रहे हो ना, प्लस पाई बाई टू। ये चीज ध्यान रहेगा तो टैकल करने में मजा आएगा, एंजॉय करोगे क्वेश्चन को। तो ये वाला चीज में क्या है, बोल रहा है कि ये वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर। अब बोल रहा है द करंट, है ना, करंट क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और ईएमएफ कितना है, वोल्टेज ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या लिखोगे, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी से ये पाई बाई टू आगे चल रहा है। ओके सर, तो क्या लिखोगे जल्दी से देखो, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री, पाप कर रहा है। करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, पाप कर रहा है। करंट लीड करता है, देख रहे हो ना, लीड लैग समझ रहे हो। ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। अब ये अभी बताने वाला हूं मैं, पावर नहीं पढ़ाया, तो वेट करो इसको, वेट फॉर दिस। लेकिन देखना ना, तुम क्वेश्चन कर लोगे, देखना। बोल रहा है करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, कैसा पाप कर रहा है यार, रेसिस्टेंस में होता है सेम फेज में। तो ये तीनों गलत हो गया, तो तब तो यही बोलोगे ना जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, कि कैपेसिटर एक्चुअल में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा होता है, इंडक्टर भी कोई एनर्जी कंज्यूम यहाँ पे नहीं कर रहा होता है। जितना एनर्जी कंज्यूम होता है वो सब रेसिस्टर में होता है, जो कि अभी पावर पढ़ाने वाला हूं तो वहां से क्लियर होगा। लेकिन कभी कभी अगर तुम्हें कोई चीज नहीं भी आता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चीजें आती हैं, उसके बेसिस पे भी तुम आंसर कर सकते हो। तुम्हें तो पता है कि इसमें करंट जो होता है वो लीड करता है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत रखा है, तो पिच वाला ही सही करके निकलोगे, नहीं भी आ रहा है तो भी। लेकिन अभी आ जाएगा, वेट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, यहाँ पे बहुत सारा वोल्टमीटर लगा दिया, V1 V2 V3, यहाँ पे अमीटर लगा दिया। चलो, बोल रहा है V1 और V2 का रीडिंग 300 वोल्ट है। V1 कौन सा है, इंडक्टर, यानी कि VL भी 300, हाँ सर, वोल्ट, और VC भी कितना, 300। मैंने अभी तुरंत बताया, ये दोनों वोल्टेज जब बराबर है तो वैसे केस को क्या बोलोगे तुम, रेजोनेंस। हियर VL इज इक्वल टू VC, तो इस केस को क्या बोलोगे, रिजोनेंस, रिजोनेंस। वाह सर, मजा आ गया। इस केस को क्या बोलते हैं अपन, रिजोनेंस, VL बराबर VC। बहुत इंजॉय किया हमने। अब क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V3 एंड अमीटर A आर रेस्पेक्टिवली। तो तुम्हें पता ही है भाई लोग, और जब ऐसे कोई चीज दे दिया तो ये VRMS ही दे रखा होता है। हाँ सर, ये भी आपने बताया था, ऐसा लिखा हो तो ये VRMS है, लेकिन इक्वेशन में लिखा हो साइन वाइन के साथ तो वो पीक वैल्यू होता है, V नॉट होता है। तो देखो ये दोनों बराबर है, तो मैंने बताया कि नेट वोल्टेज जो होता है सर्किट का वो रेसिस्टर वाला ही होता है। तो रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो बता दो अब। तो नेट वोल्टेज जितना होगा वो रेसिस्टर के अक्रॉस वाला होगा, तो इसके अक्रॉस 220 का वोल्टेज हो जाएगा, कहानी खत्म। देख लो भाई लोग, कैसे कर दिया सर इतना फास्ट। ये तो बताया ना अभी, V इज इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर का रूट अंडर। वोल्टेज वाला जो फॉर्मूला सबसे पहले लिखा था, बोला था ये इंपॉर्टेंट है, बोलो यस। तो बच्चे लोग मजा आ गया जीवन का। यह है 220, सॉरी माय बैड, 220 वोल्ट है ना। और ये VL और VC दोनों बराबर है भैया, दोनों खुपाच खुपाच हो गया। VR का स्क्वायर का रूट हो गया VR, तो VR किसके बराबर हो गया, 220 वोल्ट के बराबर हो गया RMS में। हाँ सर, और इसके क्रॉस का करंट निकालना है, क्योंकि सर्किट में करंट एमीटर रीड क्या करता है, करंट रीड करता है, और ये कौन सा करंट, RMS करंट रीड करता है। याद रखना, यहाँ पे RMS वैल्यू ही रीड करेगा। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं बेटा, है ना। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ही यहाँ पे यूज होता है, वो RMS को यूज करता है, क्योंकि एक साइकिल में जब एवरेज यूज करेगा ना तो 0 हो जाता है। इसीलिए जो अमीटर और वोल्टमीटर तुमने पढ़ा है कहाँ पे, DC में, वो यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्पेशल है जो कि हॉट वायर सॉरी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है, और उसे हम हीटिंग इफेक्ट के फंक्शन पे बनाते हैं, आई स्क्वायर के फंक्शन पे, आई के फंक्शन में नहीं बनाते। गेटिंग ना। अरे सर कैसी बातें कर दी, आप बता रहे हो समझ नहीं आएगा क्या, ऐसा कितने लोग बोल रहे हो, जल्दी से फटाफट से थम्स अप करो और एकदम आग साग लगा दो, ताकि मुझे मजा आए कि बच्चों ने आज ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसे भी बिल्कुल लाइव की तरह एंजॉय किया है। ठीक है बच्चा लोग और बच्ची लोग भी, ठीक है। चलो इधर आ जाओ।
तो ये हो गया वी आर। तो पूछा क्या क्वेश्चन वालों ने, वी आर का दो दो ऑप्शन है, देखो ये दोनों तो निपट डाल दो तुरंत से, लेकिन करंट भी तो पूछे, करंट मतलब एम्पियर रीडिंग। तो ये क्या हो जाएगा, वी आर कितना है 220 बाय रेसिस्टेंस का वैल्यू, क्योंकि सर्किट रिजोनेंस में है तो इन दोनों का कोई यूज ही नहीं हो रहा है सर्किट में। अच्छा, यूज हो रहा है, दोनों बराबर होगा तभी तो रिजोनेंस होगा, यूज हो रहा है लेकिन दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वी आर कितना 220 और वो कितना है 100, तो आंसर कितना हो गया, खपाच खपाच 2.2 टकाक 2.2 एम्पियर, बी आंसर। देखो काफी क्वेश्चन तुमने किया सर्किट का और एंजॉय किया। अब बेटा प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, किसी भी जगह पे करंट निकाल पाओगे, वोल्टेज निकाल पाओगे, फेजर सॉल्व कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस तो बेटा तुम्हें पता ही है करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा पावर पढ़ के स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चलिए देखते हैं पावर के बारे में आप क्या बताओगे सर। देखो बेटा, अब एक चीज होता है चौक कॉइल, ये चौक कॉइल स्पेशल नाम अगर दे दे तो समझ जाना एल आर सर्किट होगा, वो एल और आर, बस एल आर सर्किट अगर कोई एसी है तो वो एक चौक कॉइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है सर, बाकी तुमको पता ही है बच्चों, कहानी तो बनाने लगूं तो मैं कितना बनाने वाला हूं तुम्हें पता ही है। हाँ सर, लेकिन समय का कुछ अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज रेसिस्टेंस। इसमें अगर तुम्हें करंट निकालना है तो फेजर कैसे बनाओगे, और करंट इसमें भी सेम होगा। हाँ, तो रेसिस्टेंस को फेजर बनाओगे तो वी आर इधर लिखोगे, और इंडक्टर का और करंट को करंट को मैंने रेफरेंस माना तो करंट इधर है, लेकिन इंडक्टर में करंट क्या होता है लैग, तो इंडक्टर का वी एल इधर लिखोगे। हाँ सर, इसका नेट वोल्टेज इधर से निकालोगे, नेट वोल्टेज निकालोगे तो लिखोगे वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस बार इसका रूट अंडर। यहाँ से इसका अगर इंपीडेंस निकालोगे तो क्या निकालोगे, एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर का रूट अंडर। कैसे सर, यहाँ पे क्या लिखोगे आई आर एम एस इंटू जेड, आई आर एम एस इंटू एक्सएल, आई आर एम एस इंटू आर, ये आई आर एम एस सब जगह से कट के ये आ जाएगा, इसका इंपीडेंस ये से निकल जाएगा। इसमें अगर तुम्हें करंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, करंट निकालना है तो सर आपको पता ही है, क्या पता है बेटा, करंट निकालना है, पिक करंट निकालना है तो ई नॉट बाय जेड कर देंगे। हाँ सर, आर एम एस निकालना है तो आई आर एम एस बाय जेड कर देंगे। फेज का इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ इसका फेजर टेन थीटा निकालेंगे, ये वाला एक्सएल ऊपर होगा आर इधर होगा तो ये वाला फाई होगा, तो इसका जो करंट होगा वो लैग करेगा, है ना, क्या करेगा लैग करेगा, इंडक्टर है ना सर्किट में तो लैग करेगा, तो माइनस लिखेंगे आई आर एम एस, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस लिखेंगे टेन फाई का वैल्यू, जो कि किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ पे एक्सएल बाय आर के बराबर होगा। इंपीडेंस ट्रेंगल से फेज निकलता है, ऑलवेज ध्यान रखना है, फेज किससे निकलता है, इंपीडेंस ट्रेंगल से। ठीक है सर, ये भी मजेदार बात है चौक कॉइल। अब आया पावर, क्या आया पावर, तो पावर की जब बात करते हो इस सर्किट में तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो सर्किट है तुम्हारा एसी का, इसमें पावर लॉस होता है। तो अब मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई भी एक सर्किट है जिसमें कि वोल्टेज मान लो वी जो है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी है मान लो, और करंट जो है उसमें कोई भी फेज का डिफरेंस है, मान लो करंट मान लो ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई फाइव है प्लस फाइव, क्योंकि फाइव का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फाइव का वैल्यू 0 हो जाएगा तो दोनों सेम फेज में हो जाएंगे, फाइव का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होगा तो पीछे होगा, फाइव का वैल्यू प्लस पाई बाई 2 होगा आगे होगा, फाइव का वैल्यू 0 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं जनरल केस पावर का बता रहा हूँ। तो मान लिया कोई भी वोल्टेज और करंट है तो पावर क्या होता है, पावर होता है वी आई। हाँ सर, जब तुम इस वोल्टेज और इस करंट को सॉल्व करते हो प्रॉपर इक्वेशन से, हाँ सर ये तो हमने देख दिया है, वी नॉट हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ पूरा का पूरा, ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंप्लीमेंट करता हूँ, और फिर जब इसका एवरेज वैल्यू लेता हूँ तब पता है क्या आता है रिजल्ट, तब जो रिजल्ट आता है ये एवरेज वैल्यू है, ध्यान रखना। एवरेज वैल्यू जो होता है पावर का वो आता है वी नॉट, हाँ सर, आई नॉट, हाँ सर, बाई 2, हाँ सर, इंटू कॉस फाइव। अब ये कहाँ से आता है, बस अगले बाल में साइन ए प्लस बी लगा दो और एवरेज वैल्यू जो बताया वैसे ले लो तो ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, ओके सर, तो ये वाला चीज हमें समझ में आ गया। इसी को तुम क्या बोलते हो, 2 को रूट टू से मल्टीप्लाई करते हो 2 बार तो 2 हो जाता है, तो वी नॉट बाई रूट टू हो गया वी आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू हो गया आई आर एम एस,
और इस cos phi को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? पावर फैक्टर। तो देखो यहाँ पे एंजॉय करोगे तुम इस चीज से। ये हो जाएगा VRMS, ये हो जाएगा IRMS, ये हो जाएगा cos phi, और दिस cos phi इज नोन एज पावर फैक्टर। इसको इसके स्पेशल नाम देते हैं पावर फैक्टर। तो अब ये पावर फैक्टर डिसाइड करता है एक्चुअल में कि कौन कितना करंट लेता है। अब देखो कितना मजा आएगा। अब मैंने बताया कि ये फाई एक्चुअल में क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखो फाई क्या है? फाई क्या है एक्चुअल में? यहाँ पे फेज डिफरेंस। फेज क्या होता है? फेज डिफरेंस पे मैंने काफी बातें करी हैं तुमसे वेब में भी। फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकालने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, और एंगल का डिफरेंस निकाल दो, किसी में किसी को निकाल दो, φ2 - φ1। ये फेज होता है, ये फेज होता है, दोनों को डिस्ट्रैक्ट करो बेटा। क्या लिखोगे? ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा लिख दो, और कोई ओमेगा टी में से इसे घटा सकते हो, कोई नहीं तो वो मॉडुलस ले लोगे। मैंने बताया था फेज डिफरेंस निकालने में सीधा तुम मॉडुलस लेना। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या बचा? फाई। फाई क्या है एक्चुअल में? करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस। अब देखो कितना तुम एंजॉय करने वाले हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा चीज बताया। तुम्हें पता है कि इंस्टेंटेनियस पावर होता है VI। हाँ सर। एवरेज पावर, एक्चुअल पावर, या फिर डिसिपेटिव पावर, या पावर लॉस, ये होता है VRMS IRMS cos phi। बहुत मजा आया। अब देखो, अगर तुमसे पूछेगा वर्चुअल पावर बताओ, या अपरेंट पावर बताओ, या RMS पावर बताओ, तो वो VRMS IRMS होता है। उसमें cos phi नहीं लिखने का, उसमें cos phi नहीं लिखने का। अगर कुछ पूछता है पीक पावर बताओ, तो उसे B = V0 I0 लिखने का। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है। पावर जो होता है सर, वो तो एक्चुअल में होता है, ये कौन सा? एवरेज पावर होता है। कौन सा? VRMS, फिर IRMS इंटू cos phi। अब देखना ध्यान, अब देखना ध्यान से बेटा। ये जो cos phi का वैल्यू है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये करंट और वोल्टेज के बीच का फेजर है। ओके, तो ये फाई को ध्यान से देखो। फाई क्या होता है? ये है फेज डिफरेंस। ये क्या है? फेज डिफरेंस। बहुत बढ़िया। अब देखना तुम ध्यान से। फेज डिफरेंस तो है सर, ये मजेदार बात है, अच्छा बात है, सुंदर बात है। फेज डिफरेंस अगर ये है, तो फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में है। लेकिन अगर सर्किट में रेसिस्टेंस है, सिर्फ ओनली रेसिस्टेंस, सिर्फ रेसिस्टेंस सर्किट है, तो रेसिस्टेंस में ये फाई का वैल्यू कितना होता है भैया? 0, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं, करंट और वोल्टेज। हाँ, तभी तो सेम फेज में होता है। तो फाई का वैल्यू 0, तो cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो इस केस में पावर एवरेज जो लॉस होगा वो कितना होगा? वो तो हो जाएगा VRMS इंटू IRMS। यस सर, देखो मजेदार चीज तुम्हारे सामने। अगर सर्किट में इंडक्टर हो L, या कैपेसिटर हो C, तो क्या होगा फाई का वैल्यू? सर इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, फाई का वैल्यू तो π/2 ही होता है। या तो लीड करता है या लैग करता है, दोनों में π/2 से करता है। इंडक्टर में करंट जो होता है वो लैग कर रहा होता है, और मैंने फाई का वैल्यू करंट में लिखा है। तो इंडक्टर में -π/2, कैपेसिटर में +π/2। -π/2 या +π/2 ले लो, तो 4/2 कैसा बनाओगे? करंट इधर है, वोल्टेज इधर है। करंट क्या होता है? -π/2 में। इसमें करंट इधर है, वोल्टेज इधर है, वोल्टेज में +π/2 है कि नहीं? हाँ सर। तो इन दोनों केसेस में जब तुम बात करोगे cos फाई का वैल्यू, तो cos -θ माइनस cos थीटा, या cos θ मतलब कहने का मतलब π/2 आएगा, और π/2 में दोनों निपट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसीलिए हम लिखते हैं नो पावर लॉस। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर कैपेसिटिव सर्किट है और सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट है, तो इन दोनों के चलते कोई पावर लॉस नहीं होता। यही मैं अभी तुम्हें एक नीचे क्वेश्चन के थ्रू समझाया था, जिसको कि मैंने एकदम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दिया है कि पावर फैक्टर 0 से 1 तक होगा। अब रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये है क्या? चॉक कॉइल है। चॉक कॉइल मतलब वही LR सर्किट को चॉक कॉइल बोलते हैं, मैंने बता ही दिया है। तो मैंने बताया यहाँ सेम फेज में होता है, यहाँ पे बताया वोल्टेज लीड करता है करंट को। अब ये उल्टा लैंग्वेज यूज हुआ है, देखो ये वोल्टेज को रेफरेंस ले रहा है, इसीलिए बोल रहा है वोल्टेज लीड्स करंट। अगर करंट के बारे में बोलता तो वो तो बोलते करंट लैग्स वोल्टेज। ये दोनों लाइन सही है। देखो वोल्टेज लीड्स करंट, इसका मतलब करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग कर रहा है।
अब तुम क्या बोलते हो वो डिपेंड करता है, करंट बोलते हो या वोल्टेज बोलते हो। तो जनरली करंट रेफरेंस मैंने माना था, इसीलिए मैं ऑलवेज करंट 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 कर रहा होता हूँ ताकि तुम्हारे मन में सेट हो। लेकिन कोई अगर ऐसी लैंग्वेज यूज कर देता है तो तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम्हें फोटो ध्यान है, हाँ सर, तो उससे लीड लैग तुरंत से पता चल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट और जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ दोनों सही है, इसीलिए उल्टा स्टेटमेंट भी समझा दूँ। ठीक, अब इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, क्या बोल रहा हूँ। पावर फैक्टर cos फाई का वैल्यू होता है, इन दोनों में करंट पावर फैक्टर 0 0 हो जाता है, जिसके चलते एवरेज वैल्यू 0 0 हो जाता है। यस सर, और इसमें तो VRMS IRMS होता है। तो ये पूरा सर्किट तुम्हें समझ में आ गया है पावर का, तो एंजॉय हुआ, मजा आया, सुंदर लगा, अच्छा लगा, चॉकलेट खा लो जल्दी से। अब क्या है सर, अब एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, ये वाला देखो, ठीक है। अब एक एक मिनट रुक जाओ, ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे तरीके से नोट्स लेके आया हुआ है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। फिर कुछ लिखा है मैंने, इसमें 2 कॉइल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन में यूज होता है, वो वोल्टेज बढ़ाने के भी काम आता है, वोल्टेज घटाने भी काम आता है, और ट्रांसफार्मर में दोनों तरफ का फ्लक्स को बराबर करते हैं, और पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों बराबर होता है इसमें। तो बराबर होगा तो क्या लिखोगे, पावर इनपुट पावर आउटपुट दोनों हम बराबर मानते हैं आइडियल केस में। तो पावर क्या होता है, VI, तो VI बराबर हो गया। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला पता चल जाता है। इसमें 2 कॉइल लेते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाले को हमने नाम दिया है क्या, पावर इनपुट, और यहाँ सेकेंडरी वाले को पावर आउटपुट। ओके, यहाँ पे करंट इनपुट, यहाँ पे करंट आउटपुट। ओके, यहाँ पे वोल्टेज इनपुट, यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट। तो मैंने क्या बोला, आइडियल के केस में पावर लॉस बराबर होता है। तो पावर क्या होता है, VI, तो क्या लिखोगे, V इनपुट I इनपुट इज इक्वल टू V आउटपुट I आउटपुट। तो देखो, एक्चुअल में V आउट इनपुट व V आउटपुट जो होता है ये उल्टे उल्टे फंक्शन में होता है करंट का, ये करंट आउटपुट व करंट इनपुट में हो जाता है। ये एक इक्वेशन मिल जाता है हमें पावर के फंक्शन से। और दूसरा इसमें फ्लक्स सेम होता है। तो फ्लक्स होता है क्या है, पाई इज इक्वल टू, तुम्हें पता है यहाँ पे सर आपने बताया था कि फ्लक्स एक्चुअल में हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करता है। हाँ सर, है कि नहीं, और एरिया पे डिपेंड करता है, कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास किया उस पर डिपेंड करता है। तो हम मानते हैं ये जो आयरन कोर होता है ना बेटा, यहाँ पे कोई फ्लक्स का लीकेज नहीं होता। इसमें जो भी सोर्स के थ्रू करंट सप्लाई करते हो इसके चलते इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जितना लाइंस यहाँ से पास करता है उतना ही ये इसे नाचता हुआ यहाँ पे आता है। देखो ध्यान से, ये ऐसे टर्न ले लेता है कि यस, यही चीज बच्चों को समझना होगा कि सॉलिड इसीलिए दिया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सॉलिड के थ्रू फ्लो ज्यादा फास्ट करता है। तो इसीलिए आयरन कोर में इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ऑल्दो थोड़ा सा लीकेज होता है यहाँ पे, पर इसको हम नेग्लेक्ट करके हम बोलते हैं कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों सेम होता है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज सब है। ये सॉलिड के चलते तुम लोग आधा सोच रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड आया तो ये निकल क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सॉलिड का प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड में सबसे ज्यादा फ्लो करता है। इसीलिए ये ट्रांसफार्मर में दोनों में फ्लक्स सेम होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा लिख दिया हूँ, देख लेना है। ओके, क्वेश्चन काफी सस्ता होता है, एजम्पशन कुछ कुछ ध्यान रखना है इसमें। और हम मानते हैं कि सेम फ्लक्स लिंक होता है बोथ प्राइमरी में और सेकेंडरी में, और लिटिल लीकेज होता है, लिटिल लीकेज, ठीक है। और यहाँ से आउटपुट पावर और इफिशियंसी अगर कभी बोलता है तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर भी लेते हैं। तो आउटपुट मतलब ये सेकेंडरी सेकेंडरी और ये इन प्राइमरी प्राइमरी। इसके ऊपर बहुत छोटे क्वेश्चंस बनता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, आज जाके जरूर कर लेना ट्रांसफॉर्मर पे, क्योंकि कभी क्वेश्चंस आ रहा है ना। तो एक क्वेश्चन अगर आया ना तो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, तो ये काम जरूर कर लेना, ठीक है बेटे। चलिए अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या, एक क्वेश्चन कराने की कोशिश। थोड़े से क्वेश्चन एक दो रखा हूं यहाँ पे, वो सब देख लीजिएगा। जैसे ये बोल रहा है, इन LCR सर्किट एंड ऑल्टरनेटिंग EMF एंड करंट आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस। देखो बोल रहा है एवरेज पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेटेड अभी क्या सिखाया, VRMS। हाँ सर, VRMS कितना है, 100/√2। IRMS क्या लिखूंगा, 100/√2। VRMS IRMS में cos फाई।
अब देखो ये मैंने बताया, जब भी तुम एंगल निकालो, जब भी फेज डिफरेंस निकालो दोनों में, तो ये दोनों सबसे पहले सेम होना चाहिए। देखो सेम है, आंसर सेम है। फिर इसमें से इसको घटाओ, 100t तो खत्म हो गया, बचा कितना, पाई/3, तो क्या लिखोगे, कॉस पाई। ये हो गया मजेदार बात। कॉस पाई/3 कितना होता है बेटा, 60 डिग्री होता है। कॉस 60 कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। तो ये कितना हुआ, 100 इंटू 100, और ये कितना हो गया 2, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2। ये 2 से कितने में गया, 50 में। ये 2 से कितने गया, 50 में। 5 5 जा 25, 25 पे कितना आ गया, 2 जीरो, इतना क्या हो गया, वॉट। तो इसी को ये क्या हुआ, 2500 वॉट आ गया। कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ गड़बड़ कर दिया। ओ देखो कितना मजेदार है यार, यही सब चीज तुम लोग भी मत करना। मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर है, तो इसका मतलब 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। एम्पियर में वॉट है तो एसआई यूनिट है ना ये, तो इंटू 10 का पावर -3 लिखो, तब वॉट लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 वॉट हो जाएगा। कितना, 2.5 वॉट। देखो कितना मजा आया, है ना। छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यस सर। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, थोड़ा जितना हो पाया उतना मैंने कराया है। ये देखो, बेटर ट्यूनिंग कभी भी अगर पूछता है सीरीज एलसीआर सर्किट में किसका होगा, और ऐसे क्वेश्चन मिलाता है, इसका ये एक नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पहले जेई में आया हुआ था, समझ रहे हो। तो ये क्वालिटी फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन होता है, और बच्चे समझ ही नहीं पाते इसको। तो यहाँ पे तुम लोग परेशान ना हो जाओ इसको देख के कि ये क्या है, नीट का क्वेश्चन सर क्यों ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे से कोई क्वेश्चन का टाइप नहीं छूटना चाहिए। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ सकता है, एडवांस में नहीं आएगा, जेई मेंस में बिल्कुल आ सकता है, और बहुत पहले आया हुआ भी है। तो इसमें कैसे निकालोगे तुम क्वालिटी फैक्टर निकालो इसका। जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा उसका ट्यूनिंग बेटर होगा। क्वालिटी फैक्टर अभी तुरंत बताया, क्या बताया जल्दी से बताओ सर। ये बताया आपने ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा आर इंटू एल, तो ये आपने बताया है। ये जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका सबसे ज्यादा होगा। अब एल जो है उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, और आर सबसे कम। देखो तो आर सबसे कम किसका है, आर सबसे कम ये है। जिसका आर सबसे कम है, अगर उसी का एल सबसे ज्यादा हो जाए तो पक्का ये तो सेट है भाई। तो आंसर तुरंत से तुमने देख लिया कि आर सबसे कम और एल सबसे ज्यादा एक ही लाइन में मिल गया, तो कुछ निकालने की भी आवश्यकता नहीं होगी, यही हो जाएगा। लेकिन ये पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। ये रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्वेश्चन डिफाइन होता है। क्वालिटी फैक्टर जिसका ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बढ़िया ट्यून होता है। बचपन में तुम्हारे दादाजी लोगों के पास, अब मेरे दादाजी के पास था वो स्पीकर, एक रेडियो में न्यूज सुना करते थे, बीबीसी न्यूज, सुने हो। ऐसे वो ट्यून करते थे रेडियो को, टिन 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 आवाज आता, ऐसे। मैच मैच देखने में भाई हम लोग जब बच्चे थे ना, तो क्या होता था जानते हो, ऐसे टीवी में दिन में देखने से लोग ऐसे ही मार पीट कर भगा देते थे, टीवी देखोगे तुम, जाओ पढ़ाई करो। तो हमने कभी कमेंट्री सुना करते थे बचपन में, हम बहुत मजा आता था कमेंट्री सुनने में क्रिकेट का। तो क्या होता था कि ऐसे जैसे रेडियो में लोग ऐसे कान में लगाते हैं, तुमको ना आवाज आता था बहुत तेज, लेकिन जब तुम्हें समझ में आने लगा ना कमेंट्री, तो मजा आने लगता। तुमको समझ में आना चाहिए कमेंट्री, समझ आया, सुनने में मजा आ रहा होता है। तो वहां पे वो ट्यूनिंग, कभी कभी किसी किसी का रेडियो देखना अच्छा नहीं होता था, वो ट्यून ही नहीं कर पाता था प्रॉपर। किसी किसी का तुम बोलते थे फिलिप्स का रेडियो है बहुत अच्छा है ना, सुने हो ये सब। वो एक्चुअल में उसका ट्यूनिंग बहुत अच्छा था, ठीक है। उसका सीरीज एलसीआर सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर बनाया होगा ना जिस कंपनी ने, वो बढ़िया रखा होगा, अच्छे एलसीआर यूज किए होंगे, ऐसा क्या, यस। चलिए मजेदार। तो बच्चा लोग अब आ गए हैं अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के आज एक धमाकेदार से लेक्चर में आपके सामने मैं आदित्य आनंद लेकर आया हूं एक तगड़ा काम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। वेव, ईएम वेव तुम्हारे में लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है। ईएम वेव का मैं क्वेश्चन कराऊंगा 3, मतलब 5-7 करा दूंगा, 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक आ जाता है। कौन सा आएगा वो भी तुम्हें बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो वो मैं जब तुम लाइव आओगे तब करा देंगे, ठीक है। यस सर। तो अपन एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ अपना पैर बढ़ा रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, और देखते हैं कि क्या है ये। तो ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन। तो जनरली पूरा ऑप्टिक्स को अगर तुम डिवाइड करो तो तुम्हें रिफ्लेक्शंस पढ़ना होगा, प्लेन सरफेस से और कर्व सरफेस से। फिर पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन,
प्लेन सरफेस से और कर्व सरफेस से, ओ भाई साहब। फिर पढ़ना होगा लेंस, अच्छा, और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारा चीज मिलके पूरा चैप्टर का कॉम्बो पैक आता है। बहुत बड़ा सा चैप्टर है बिल्कुल, लेकिन आपको पूरा एंजॉय करा करा के इसके ऊपर काम करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए कमर कस लीजिए, आपको ऑप्टिक्स का वो फील दिलाऊंगा मैं जो मजा दिला देगा तुम्हें, राइट। मजा करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आज अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना को समझते हैं प्लेन मिरर और कर्व मिरर के लिए, राइट। इसके न्यूमेरिकल्स को मैं अपने तरीके से ले रहूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए कल आते ही सबसे पहले अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स, उसके बाद कुछ काम चलेगी। लेकिन अभी पहले रिफ्लेक्शन को समझते हैं। ओके सर, चलिए मजेदार बात। रिफ्लेक्शन में बात आई किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करा आपने सर, तो क्या होगा इसमें, हमारे पास हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक ही प्लेन? एक ही प्लेन का मतलब जैसे मान लो ये प्लेन मैंने ले लिया है ना, तो इसी में काम हो रहा है। अगर कोई लाइट रे यहाँ से आया खुपाच तो इसी में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जाके तेरे आंखों में चला गया, या यहाँ से टकराया और मेरी आंखों में आ गया, ऐसा नहीं होगा, मेरे एंगल बराबर हो। ये सारा एक ही प्लेन में होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो चीज को बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब समझ में आया कि ये सब एक ही प्लेन में होंगे। बोर्ड के प्लेन में है तो बोर्ड ही के प्लेन में होंगे। ओके सर, गॉट इट सर, गॉट इट। और यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये ऑलवेज मेजर नॉर्मल से होता है। तो नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जिसको कि नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल से जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं, और ये दोनों एंगल बराबर होता है, और ये सब सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है सर। अब इसमें एक वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है कभी जीवन में। वेक्टर फॉर्म ये क्या है सर? ये है कि समटाइम्स इस रे का इक्वेशन दे देता है, उसका यूनिट वेक्टर को मान लो वो E1 ई यूनिट वेक्टर है, और ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है, ये ई कैप है। तो हमें निकालना होता है कि बताओ रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या होगा। जैसे तुम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, अरे एक लाइन दे दिया, एक नॉर्मल दे दिया, इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे क्या दूसरा? हाँ, जो उससे एंगल पे होगा, स्लोप लोप से। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैथ से डिराइव कर लेते हैं ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को जब डिराइव करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। ये जो आर है रिफ्लेक्टेड रे का जो यूनिट वेक्टर है वो इंसिडेंस रे का यूनिट वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ इंसिडेंस रे और नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट इनटू नॉर्मल के बराबर होता है। ये एकदम ध्यान रखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे का जो यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर है, इंसिडेंस रे का यूनिट वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ इंसिडेंस रे डॉट नॉर्मल। डॉट किया तो वेक्टर खत्म हो गया, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो एक वेक्टर लगाने के लिए फिर से एन कैप से मल्टीप्लाई, तो याद भी करवा दिया। तुम्हें आर निकालना है तो ऑफकोर्स फॉर्मूले में आर नहीं आएगा, क्या आएगा, जो गिवन इंफॉर्मेशन है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और ये दो वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि अगर इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे और इसका यूनिट वेक्टर निकाल के रख देंगे, और वो ऐसे निकलता है e माइनस ट्वाइस ऑफ e डॉट n इंटू n। ठीक है सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो गई। अब तुम्हें पता है बच्चा लोग कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमें समझना है कि कोई चीज ऑब्जेक्ट कितने तरीके का। तो ऑब्जेक्ट एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। हाँ, लेकिन ये सब सबको आता है, लेकिन तुम्हें क्या आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट है और उसके बाद क्या है, इमेज। हाँ सर, इमेज क्या है सर? इमेज की बात करो तो इमेज के बारे में जब भी तुम्हें बात समझना है तो तुम्हें ये समझना है कि रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट होता है उसे इमेज बोलते हैं, और जहां से लाइट रे आ रही होती है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है जो तुमने आज तक पढ़ा है, लेकिन तुम्हें एक्चुअल में जानना ये है जो अब बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जो होता है, नहीं ये हटाओ, नीचे आओ। हाँ, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे, जो बता रहा हूं वही याद रखो। कभी भी अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से इंसिडेंस रे इंटरसेक्ट करता है। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है सर, और यहां से एक लाइट रे आई, यहां से एक लाइट रे आई, और यहां से एक लाइट रे आई।
क्या ये दोनों लाइट रे को तुम जिंदगी में कहीं पे भी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इसे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ये दोनों कभी यहाँ पे मिलेगा क्या? नहीं सर। तो कब मिलेगा? मैंने तो पूछा, मैंने बोला इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे। क्या ये जो आने वाला राइट रे है वो इधर कभी मिला? नहीं सर। तो इंसिडेंस तो इधर मिलेगा ही नहीं। तो अपने मन से इसे बाहर भगाते हैं। देखो ध्यान से, अपने मन से भगाया, जो चीज अपने मन से करोगे वो डॉट डॉट होगा। देखो हम मानते हैं कि ये दोनों इंसिडेंस रे यहां पे मिलता, तो ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है। तुम्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थोड़े से तगड़े जब बनने लगते हैं ऑप्टिक्स में क्वेश्चन, तो तुम्हारा दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि बेसिक चीज फिजिक्स नहीं आता जो न्यूमेरिकल में यूज होता। तुम्हें मैंने क्या सिखाया? ऑब्जेक्ट, ये सब चीज तो तुम पढ़ते ही हो। पॉइंट फ्रॉम विच रेज एक्चुअली डाइवर्ज, एक पॉइंट से डाइवर्ज हुआ तो ये है पॉइंट, लेकिन तुम इसमें फंसते हो। मैंने क्या बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तुम्हें इंसिडेंस रे का, वही ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंस रे आया, यहां पे आया, ये यहां इधर तो मिला ही नहीं, इसको अपने मन से आगे बढ़ा के यहां पे मिला, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जबरदस्ती हमने किया, जो चीज जबरदस्ती हुआ वो वर्चुअल है, जो चीज जबरदस्ती हुआ वो वर्चुअल है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, सही अपने तरीके से कट करेगा तो रियल होगा। अब देखो इमेज, इमेज का डेफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड जो कि अभी पढ़ने वाले हैं अपन, प्लेन सरफेस वगैरह, कर्व सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट दूसरे में चला जाएगा। यहां तो मिरर की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन, हाँ सर। तो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक रिफ्रैक्टेड, इसके रे का जो इंसिडेंस पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा? इंटरसेक्शन। इसे क्या बोलोगे? इमेज। इमेज क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। ये लो मजा। क्या बोलोगे तुम? इमेज क्या होता है? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक फिर से ये अब यहीं पे देखो मजा, अभी अभी दिया ना, अभी एक और मजा लो। अब यही लाइट रे लिया जो अभी पीछे लिया था, ठीक है सर। ये आया, ये आया। अब इसके इंसिडेंस रे को ऐसे मिलाओगे, हाँ, इसके इंसिडेंस रे को ऐसे मिलाओगे, हाँ। इन दोनों का जो इंसिडेंस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। जबरदस्ती किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये जितने एंगल पे इंसिडेंस किया उतने पे ये निकल जाएगा, हाँ सर। और ये जितने पे इंसिडेंस किया उतने पे ये निकल जाएगा। ये कैसे बनाया मैंने? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करा के यहाँ पे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? इमेज। क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलोगे? इमेज। तो ये हो जाएगा इमेज। कैसा इमेज? अपने आप कट किया है। कैसा इमेज? रियल इमेज। देखो ध्यान से, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है प्लेन मिरर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है प्लेन मिरर। क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट और तरीका से नहीं हो सकता था? हो सकता था। कैसे? देखो, मान लो यहाँ पे एक लाइट रे तुमने लिया है और ऐसे ऑब्जेक्ट ले लिया ये वाला, यहां से लाइट रे एक आई, हाँ, यहाँ पे दूसरे लाइट रे आए, हाँ, बहुत मजा आया। यहाँ पे देखो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है? इंसिडेंस रे का। आने वाला लाइट, ये जो आने वाला लाइट था मिरर के ऊपर, ये क्या है? मिरर है, एमएम डैश प्लेन मिरर है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये आने वाले लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है। बहुत बढ़िया सर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। यहाँ से क्या होगा? लाइट रे जितने पे एंगल पे आई उतने एंगल पे निकल जाएगी, यही तो सिखाया सर आपने। जितने एंगल पे आएगी उतने पे निकल जाएगी, यही तो। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इधर कभी जीवन में कटेगा क्या? नहीं, बढ़ाते जाओ, क्या कटेगा? ये तो दूर भागते जा रहा है, कहाँ कट रहा है? फिर इसको नजदीक लाओ, फिर इसको बढ़ाओ, फिर इधर करो। तो ये फिर से मैंने क्या किया? इसको जबरदस्ती कर रहा हूं मैं, इधर तो कट नहीं रहा है, जबरदस्ती कर रहा हूं। कोई भी चीज जबरदस्ती करने से क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं कट करके हम बोलते हैं कि इधर कट कर रहा होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट का ये क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। इमेज क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इंसिडेंस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये वर्ड अपने दिमाग में सेट कर लेना है तुम्हें, क्योंकि ये बहुत काम का है।
चलिए मजेदार बात, आगे बढ़ते हैं सर। बात को आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या क्या चीज हो सकता है? तो पहली बात कि प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ इमेज होता है वो सेम ऑब्जेक्ट के होता है, ठीक, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इसको समझते भी चलते हैं फटाफट से। पहला क्या बोला, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लेन मिरर है और मुझे कभी भी प्लेन मिरर में किसी का भी इमेज बनाना है, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या साइज ऑब्जेक्ट हो, तो दो लाइट रे की आवश्यकता होगी हमेशा। मान लो इसका इमेज बनाना है मुझे, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है, मानने में क्या जाता है तुम्हें? हाँ सर, मानने में कुछ नहीं जाता। इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो दो लाइट रे की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक लाइट रे कहीं से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट रे ले लिया, हाँ, इसको रिफ्लेक्ट करवा दो, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से जितनी दूरी पे है ना उतनी दूरी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये देखो। और यहां से एक लाइट रे ऐसे ले लो, हाँ, तो ये ऐसे ही बाउंस बैक कर देगा, तो यही रिफ्लेक्टेड रे इसका, तो इसको भी बाउंस बैक करो यहाँ पे, यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये जो एरो का टिप पॉइंट था उसका यहाँ पे इमेज बन गया। और इसका बनाना चाहो तो फिर से दो लाइट रे ले लो। कोई भी इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे की आवश्यकता होती है, देख लो कहीं पे भी ले सकते हो। तो मान लो यहाँ पे ले लिया एक, मान लो यहाँ पे ले लिया, ऐसे भी बन जाएगा क्या? अरे कैसे भी बन जाएगा, दो लाइट रे लेना होता है बस। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करो, जितने एंगल पे आया उतने पे निकालो, ये जितने एंगल पे आया उतने पे निकालो। देखो ये दोनों को बैक ट्रेस करो, हाँ सर, देखो ये इमेज बन गया। और ऐसे ही बनाते चले जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक का इमेज बन जाएगा, देखा। तो कभी भी अगर या तो ये ऑब्जेक्ट है जिसका कि कुछ साइज है, तो भी कोई भी दो लाइट लो इमेज बन जाता है। तो देखो ये चीज तुम्हें सीखना है कि प्लेन मिरर में या कहीं पे भी दो लाइट रे सफिशियंट होता है किसी भी चीज का इमेज बनाने के लिए। तो ये एक कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल। लेकिन जितना साइज का ये है, मान लो ये अगर ए बी साइज एच है, तो इसका इमेज जो है इसका भी साइज कितना होगा, एच ही होगा। वो तुम देख भी पा रहे हो कि ये दोनों सेम ही साइज का है, देख रहे हो। तो ये तो बता दिया सर, साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है। सीखते भी जाओ मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे दो लाइट ले रहा हूँ, कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पूरा ख्याल रखता जा रहा हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज है बेटा, तब तुम्हें डेप्थ महसूस होगा, मजा आएगा, इंजॉय करोगे सब्जेक्ट को। अब क्या बोला, बोला फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल, बता ही दिया अभी तुरंत मैंने तुम्हें, हाँ सर। और फिर क्या बताया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल, यही तो बता रहा था सर आपको। प्लेन मिरर में रियल इमेज का वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और प्लेन मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, जो कि यहाँ पे बता दिया, इसी को बैक कर दो ऐसे, हाँ सर। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, ये भी बता दिया सर आपने, बहुत मजेदार। तीसरा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि पढ़ते हैं अगले लाइन में, बोल रहा है फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रेज इफ द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर ले लिया, बहुत मजेदार बात है सर। इसको क्या किया, इस मिरर को मैं थीटा एंगल से रोटेट किया, लेकिन इंसिडेंस रे को फिक्स कर दिया। अब इसको बनाने का तो बहुत तरीका है, लेकिन सबसे फास्ट तरीका यही है। मान लो ये एक इंसिडेंस रे ले लिया, ये क्या है, इंसिडेंस रे है, क्या है ये, इंसिडेंस रे। इसको और इसको फिक्स कर दिया, और मिरर को मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा जरा देखना, जब मिरर यहाँ पे आ गया, अब ये मिरर को मैंने रोटेट किया तो एक्चुअल में थोड़ी मिरर आ गया होगा, तो थोड़ा इसको मैं डॉट 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 से ही दिखा देता हूँ। हाँ, इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, डॉट 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 से डिनोट कर देता हूँ। अब जरा सा देखना, अब ये मैं यहाँ पे जब मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया बेटा, तो ये इंसिडेंस रे को मैंने फिक्स्ड रखा है, इंसिडेंस रे को क्या किया, फिक्स। तो इस पॉइंट के ऊपर अब तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तब तुम्हें एक्चुअल फील आएगा। ये क्या क्या ड्रॉ किया मैंने, नॉर्मल। अब हमारा मिरर जो है थीटा एंगल इंक्लाइंट हो चुका है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब अगर इंसिडेंस रे को मैंने फिक्स रखा हुआ है, तो ये इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, बताओ मुझे कितना है, तुम बताओ, मैं नहीं बता रहा, बताओ मुझे कितना एंगल, मुझे नहीं पता कितना है, तुम बताओ। सर बहुत आसान है बताना। अभी ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल है, हाँ सर। आपने इसको नचाया, हाँ बेटा, तो नॉर्मल भी अभी यहीं पे था, नॉर्मल ऐसे था, लेकिन इंसिडेंस रे ऐसे था। अब ये नॉर्मल फिक्स होता है किसी चीज के लिए, जब ये ऐसे घुमा तो ये यहां से थीटा घुमा, तो
यहां से नॉर्मल भी कितना घुमा होगा, थीटा घुमा होगा, बिना कुछ किए। बोलो हाँ सर। अब क्या बोलोगे, ये इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो पहले इधर था, ये डबल लाइन किसका है, रिफ्लेक्टेड रे का, क्योंकि मिरर अगर ऐसा है इंसिडेंस किया ऐसे, तो नॉर्मल रिफ्लेक्ट भी ऐसे ही कर क्या होगा। अब रिफ्लेक्टेड रे को थीटा एंगल पे आया, तो ये नॉर्मल से थीटा एंगल पे ही निकल जाएगा। ओ भाई साहब, क्या ये चीज तुम्हें समझ आया कि जब मिरर ऐसे था तब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे था, नॉर्मल ऐसे था। अब जब एंगल पे आया ये मिरर, कुछ एंगल पे आ गया मिरर, तब सर थीटा एंगल पे तो क्या हुआ, तब रिफ्लेक्टेड रे रोटेट किया कितने से, थीटा से। नॉर्मल तो इधर चला गया सर, लेकिन अब इंसिडेंस रे हो गया थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा, थीटा। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे अंत में कितना रोटेट कर गया, 2 थीटा। किस डायरेक्शन में, सेम सेंस में, सेम डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट होता है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होता है, उसका डबल से। यही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है सर, आपने लिखा है फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे इफ द मिरर बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल theta, the reflected ray turns through an angle 2 theta in the same sense। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है सेम सेंस का। यस सर, ये बात भी मजा आ रहा है, ठीक है ओके। तो बच्चा लोग इसके ऊपर अब क्या है सर, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया ये, अब नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है हमारे पास। यस सर, इसके क्वेश्चन सारे के अपन कल लाएंगे। यस, तो थोड़ा सा इसका रिवीजन भी हो जाएगा आपको। ओके, अब ये वाला लाइन ना, अभी मैं तुम्हें ये वाला लाइन को एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में, ये वाला क्वेश्चन के थ्रू, इसको अभी छोड़ दो। जब m फ्रैक्शन होगा देन वी विल डिस्कस इट, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंगे तभी समझा पाऊंगा, अभी नहीं, है ना, ठीक है। तब डॉट 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 छोड़ देता हूँ, ये चीज मैं डॉट 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 इसको मैं छोड़ता हूँ। अब देखो, नंबर ऑफ इमेजेस इन इंक्लाइंड मिरर तुम्हें समझाना है। मान लो एक मिरर ऐसा है, एक मिरर ऐसा है, ये 2 मिरर है, हाँ सर, दोनों के बीच का एंगल कुछ है, लेट इट बी थीटा है। अब इससे कोई ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखते हो, दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। एक तो ऑब्जेक्ट को इसके बाइसेक्टर पे रखते हो, आधा आधा एंगल पे, आधा आधा ऑल्दो दिख नहीं रहा है सर, ठीक है कोई बात नहीं है, दूसरा लाइन बना देता हूँ। मान लो ऐसा आधा आधा पे रखते हो, ये है बाइसेक्टर, और एक कम ज्यादा पे रखते हो। दो पॉसिबिलिटी, या तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो या तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो। इसको मैंने बाइसेक्टर का नाम दे दिया। बाइसेक्टर का मतलब सिमेट्रिकल, मिडल में रखो, ठीक, और या तो कहीं भी किसी भी एंगल पे रखो। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा एंगल पे रखो या और किसी भी एंगल पे रखो। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है। 360 को तुम एंगल बिटवीन द मिरर से डिवाइड कर दो, 360 को एंगल बिटवीन द मिरर से डिवाइड कर दो। जो नंबर आया उसको मैंने m का नाम दिया, है ना। अब ये m इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर ये इवन आता है तब नंबर ऑफ इमेज इसमें से एक घटाने के बाद आता है। एक घटा दो किसी भी पोजीशन के लिए, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो। अगर इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज ऑलवेज एक घटाने के बाद आएगा। तो पता चल गया नंबर ऑफ इमेज, नो प्रॉब्लम। तुम्हें मैं फील दिलाऊंगा कि 360 आखिर क्यों आता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 360, एकदम मजा दिला दूंगा। अगर m ऑड है तब n और m बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। अगर ये बाइसेक्टर पे ना रहे, यानी कि एसिमेट्रिकल रहे, थोड़ा एंगल इधर थोड़ा एंगल इधर, कम ज्यादा एंगल पे रहे, और अगर बराबर बराबर रहे, अगर बाइसेक्टर पे रहेगा तो एक कम हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, बाइसेक्टर पे, यानी कि सिमेट्रिकल रहे तो। अगर ना इवन आया ना ऑड आया तो फ्रैक्शन आ सकता है। इसके लिए लिस्ट इंटीजर वैल्यू लेते हैं। लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन शायद तुमने मैथ्स में पढ़ा है तो ओके, लेकिन मैं तुम्हें डायग्राम मेथड समझाता हूं इसके लिए। डायग्राम मेथड, तो डायग्राम मेथड बेटा न्यूमेरिकल से ही समझाते हैं, तो यूज डायग्राम मेथड, यूज डायग्राम मेथड, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके सर, तो ये नंबर ऑफ इमेजेस के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ये भी ले लोगे आप। अब आता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। अब कोई भी अगर तुम्हारे पास इस तरीके से कोई स्फेयर है जिसका कि तुम एक पार्ट यहाँ से कट कर दो, टक 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 टक, और इसको अलग निकाल लो, हाँ सर, तो इसको दो तरीके से पेंटिंग सेंटिंग किया जा सकता है। एक आगे से किया जा सकता है और एक अंदर से किया जा सकता है, हाँ सर। तो एक तो आप इनर सरफेस को रिफ्लेक्टेड रखते हो, एक आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टेड रखते हो, तो दो पॉसिबिलिटी है। और इन दोनों पॉसिबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो मिरर होता है,
एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, हाँ सर, यस। और इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यस। अब कोई भी मिरर जो तुम बनाते हो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, इन सारी चीजों को अभी अपन समझेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो भी मिरर हम यूज करते हैं स्फेरिकल, वो हमेशा पैरेक्सियल रेज के लिए ही वैलिड होता है। जो भी हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो सारे पैरेक्सियल रेज के लिए ही वैलिड है। तो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि पैरेक्सियल रेज के लिए सारा पढ़ेंगे। पैरेक्सियल रेज क्या होता है? जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, उसे हम बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। अगर कोई दूर से लाइट रे आ गया और ऐसा, उसके लिए हमारा कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेज। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज के लिए हमारा फॉर्मूला वैलिड, मार्जिनल रेज के लिए हमेशा हमारा फॉर्मूला नहीं चलता है। हम जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो भी फॉर्मूला अभी मिरर के लिए पढ़ेंगे, वो सारे फॉर्मूले पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड होंगे। और रेज पैरेक्सियल तब होता है जब एपर्चर कम होता है। तो ये होता है एपर्चर, ये जो कर्व, यहाँ का जो रेडियस, यहाँ पे एक सर्कल बना दो, इसका जो डायमीटर है इसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर। ये एपर्चर जो होता है वो स्मॉल होता है। ये सब कंडीशन होता है जो तुम पढ़ते नहीं हो, तो मैं बताऊंगा, मैं मजा दिला दूंगा, टेंशन मत लो। अभी ध्यान रखो कि जो जो चीज मैंने बताया है स्मॉल अपर्चर के लिए वैलिड होगा और पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड होगा। मार्जिनल रेज के लिए हमारा कुछ भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है सर कि पैरेक्सियल रेज होता वो है जो कि वेरी स्मॉल एंगल पे आता है, उसे हम पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। ओके सर, साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास कोई भी चीज है यहाँ पे, तो अगर मान लो मिरर ऐसा है या मान लो मिरर ऐसा है, डजंट मैटर, डजंट मैटर। यहाँ पे मान लो मिरर ऐसा है या ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मान लो इसका आउटर सरफेस तुम ऐसे ऐसे कर दो, ये दोनों चीज सेम है, दोनों कॉनकेव मिरर है। आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड है नहीं, इनर सरफेस, दोनों में, तो ये दोनों कॉनकेव मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मान लो, तो इंसिडेंस रे ऐसे आया, हाँ सर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इंसिडेंस रे ऐसे आएगा। जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहां से लाइट रे निकलती है मिरर की तरफ। तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या है? इंसिडेंस रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। पहला बात समझ में आ गया? इंसिडेंस रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। तो मैंने लिखा द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस रे इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अब इतना ही ध्यान रखना, तुम आगे क्या लिखना है छोड़ दो। और वर्टिकली अप को पॉजिटिव मानेंगे और इसका उल्टा वर्टिकली नीचे होगा तो निगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे के उल्टे जाओगे तो निगेटिव। एंड सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगे? पोल से। यानी कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां रहे या यहां रहे, पहला पॉइंट तुम्हारा ये नहीं होगा, पहला पॉइंट तुम्हारा ये नहीं होगा, पहला पॉइंट ये होगा। कौन सा होगा पहला पॉइंट बेटे? ये होगा ये। दिस इज पोल इज योर फर्स्ट पॉइंट। पोल इज योर फर्स्ट पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट पॉइंट? जैसे मान लो ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो तुम ऐसे चलोगे, तुम्हें ऐसे चलना है, फिक्स है ये अगर ऑब्जेक्ट है तो तुम्हें ऐसे चलना है। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो तुम्हें ऐसे चलना है। अगर फोकल लेंथ यहाँ पे है तो तुम्हें ऐसे चलना है। मतलब पहला पॉइंट ऑलवेज पोल से होगा, यहां से नहीं चलने लगोगे, तुम हमेशा यहां से चलो। तो अगर इंसिडेंस रे तो पॉजिटिव ये है, हाँ सर, लेकिन चल यहां से रहे हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो अगर यू से डिनोट करता है कोई, तो यू का वैल्यू क्या लिखोगे तुम? प्लस या माइनस? सर ये इधर जाते तब पॉजिटिव होता है, लेकिन पोल पे यहाँ रख के इधर आएंगे तो ये माइनस होगा, तो इसलिए माइनस लिखते हैं। सिमिलरली है, ये है पॉजिटिव सर, लेकिन सारा चीज पोल से मेजर होगा, तो ये इसको मेजर करने के लिए इधर से इधर जाएंगे, तो क्या लिखोगे? इसके उल्टे जा रहे हो तो माइनस यू यहाँ पे भी होगा। और सेम आर भी माइनस का होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस आर होगा, और फोकल लेंथ भी माइनस एफ होगा। ये साइन कन्वेंशन तुम्हारे ब्लड सेल के अंदर चला जाना चाहिए। इंसिडेंस रे एज पॉजिटिव, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, राइट। तो हमारे पास आता है मिरर इक्वेशन। यस, तो मिरर इक्वेशन हमारे पास है सर, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ओके, यहां से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला। क्या सर? हमें ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम यू वी का वैल्यू निकालना होता है, इमेज डिस्टेंस। क्या? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने v को क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। u को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v को क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस।
एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये सब वैलिड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, पैरेक्सियल रेज के लिए। मार्जिनल रेज के लिए थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है सर। 1/v जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1/f माइनस 1/u। चलो इसका एलसीएम लो, क्या होगा, u और f का एलसीएम हो गया उफ, ये u इधर f इधर, इसको पलटी मारो, v इज इक्वल टू उफ बाय उफ। ये रट्टा मार लो आज के बाद, मैं बोलूंगा v क्या होता है तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए उफ होता है उफ, uf बाय u माइनस f। तो हम इतना फॉर्मूला लगा के नहीं सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f करते हैं, राइट। ये भी समझ में आ गया सर, मजा आ गया। अब देखो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, कल आते हैं, लेकिन अभी पहले सारी चीज तुम्हें समझा रहा हूँ। ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हो तो ये होता है माइनस वी बाई यू, जो कि होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको एच आई बाय एच ओ भी बोल दो, ठीक है सर। तो ये आपने लिख दिया H2 एक्चुअल में इमेज है, H1 एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, हाँ सर। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस मिक्सचर पे चलेगा तब ज्यादा ज्ञान आएगा, छोटा छोटा फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, कल यूज करूंगा। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास मिरर इक्वेशन ये है, वेलोसिटी किसका, ऑब्जेक्ट का, या वेलोसिटी किसका, इमेज का। ये u और v क्या है, दूरी है सर, डिस्टेंसेस। अगर डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बताएगा, वेलोसिटी। ओ भाई साहब, अगर v जो है वो मिरर से दूरी है ऑब्जेक्ट का, तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, u ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट टू, मिरर के, याद रखना है ये चीज। तो dv by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, du by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और इसको जब देखोगे तो इसको मैंने डिफरेंशिएट मार दिया, क्या मार दिया, डिफरेंशिएट। अब ध्यान से देखो, अब इस फॉर्मूले को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u 1/f, इसको डिफरेंशिएट करो, u by v लगाओ, v आउटसाइड, हाँ 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v स्क्वायर ले लो, माइनस 1/v स्क्वायर dv by dt माइनस 1/u स्क्वायर du by dt। और ये फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है ना यार किसी भी मिरर का, हाँ सर, इसको डिफरेंशिएट करके 0 मिला। ये चीज अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा मस्त मजा। तो तुम्हें निकालना क्या होता है, ऑलवेज इमेज का वेलोसिटी निकालना होता है मिरर के रेस्पेक्ट में, मतलब तुम्हें एक्चुअल में बेटा क्या निकालना होता है, dv by dt। इसको मैंने किया उधर, ये आया du by dt, जो कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये निकालना है, इसको राइट साइड किया और इसको ऊपर किया तो क्या आया, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अब यहाँ पे देखो, ये v बाई यू तो अभी बताया था मैंने, क्या, मैग्निफिकेशन। तो इसको मैं माइनस चिपका के इसका स्क्वायर लिख दिया, तो ये भी फर्क पता चल गया कि मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ग्रैस्प करो, धीरे धीरे सेटल डाउन करो इस फॉर्मूले, और इस फॉर्मूले के ऊपर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कल आके सिखाएंगे, अच्छे तगड़े तगड़े चीज सिखाऊंगा। प्लेन मिरर और कर्व मिरर के ऊपर कॉम्बो पैक देंगे तुम्हें, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही प्रैक्टिस करेंगे। आपको सारा फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, सर ने कैसे सिखाया है, तब आप इंजॉय कर रहे होंगे बेटा। ठीक है सर, समझ आया। तो इतना सारा चीज करेंगे और न्यूटन्स फॉर्मूला के बारे में भी बात करेंगे। तो न्यूटन्स फॉर्मूला होता क्या है, सारे डिस्टेंसेस जो होते हैं वो फोकस से मेजर होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से मेजर हो और इमेज का डिस्टेंस फोकस से मेजर हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट एफ स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसे हम न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो चलिए इतना आज के लिए हम काफी रखते हैं। पावर का अभी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि पावर का बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस सर, जब मैं तुम्हें लेंस पढ़ाऊंगा तो मिलेंगे फिर से इसी जोश एंड एनर्जी के साथ। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर में कितना दम है, कितना मजा है, कितना एंजॉयमेंट है, आप जरूर मुझे बताइएगा। और आप यह याद रखिएगा कि आज जो जो चीज मैंने कराया इसके ऊपर कल मैं आते ही बम फोड़ने वाला हूं बेटा, और तुम्हें मजा दिला दूंगा। आई गारंटी कि ऑप्टिक्स का एक चीज तुमसे नहीं छूटेगा अगर मेरे से तुमने ऑप्टिक्स पढ़ लिया तो। समझ आने बेटा, तुम्हें मजा दिला देता हूँ। एक्चुअल में 18 से 20 क्लासेस में ऑप्टिक्स का एक एक चीज फील दिलाता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कसम खा ली है एकदम तुम्हें तगड़ा मजा दिलाने का। तो बच्चा लोग मिलते हैं फिर से नए जोश और एनर्जी के साथ कल। तब तक के लिए आप लोग विश्वास देश को एंजॉय कीजिए, लेक्चर जरूर कीजिए और इसके नोट्स भी अच्छे से बना के रखिएगा तैयार, क्योंकि ऑप्टिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन मेरे को छोड़ने नहीं देना है। और
ऑल्टरनेटिंग करंट जरूर कर लीजिएगा बेटा, एक क्वेश्चन मेंस में पूरा तैयार तरीके से आना है। तो कल अपन मिलते हैं, बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय।